ये तो हमारे प्राइस है। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट क्रॉनिक डायरिया। ठीक है, आप सबने पार्टिसिपेट करना है। ऑब्वियसली हम आपसे मैं क्वेश्चनिंग करूंगी, हम लोग स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोगों की पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें आइडिया हो कि आप क्या सोच रहे हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डिजीज के बारे में, या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री टेकिंग के बारे में, लॉन्ग केस के बारे में, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ आप बेटरमेंट कर सकते हैं। बुक्स तो हम सबके पास अवेलेबल हैं, एजेस भी सबके पास है, इंपीरियल भी सबके पास है, उसमें तकरीबन बहुत अच्छी डिटेल्स लिखी हुई है बहुत अच्छे से। पढ़ तो हम सब लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती है एक तो उन चीज़ों को रिटेन करने में, सेकेंडली उन चीज़ों को समझने में, और थर्डली जब वो चीज़ें आपके पास प्रैक्टिकली आती हैं लॉन्ग केसेस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है स्टूडेंट्स का, और जब हम भी एग्जाम दे रहे थे सबसे बड़ा यही होता था कि वहाँ पे एट दैट टाइम जब केस आपके पास ओरिजिनल केसेस आते हैं, जब एग्जामिनर आपसे जब केस आ रहा होता है, जब आप वहाँ पे हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें वो क्वेश्चंस याद आएंगे या नहीं आएंगे जो हमने ग्रुप एजेस में तो एक लंबी हिस्ट्री लिखी हुई थी, एक लंबी पॉइंट्स है। एंड सेम गोज फॉर आपके पास एमपीरियल में भी एक लंबे क्वेश्चंस के हिस्से, एक लंबी डिफरेंशियल्स के हिस्से। तो उसमें हमें हो रहा होता है कि जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो क्या हमें उस वक्त सारे पॉइंट्स याद आ रहे होंगे, सारे डिफरेंसेस याद आएंगे, सारी हमें कॉम्प्लिकेशंस याद आएंगी, क्या हमें डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस याद आएंगी। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप प्रैक्टिस करें, आप बार 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 प्रैक्टिस करें, आप रिहर्स करें अपने लॉन्ग केसेस को, वार्ड में भी आप क्वेश्चनिंग करें, आप हिस्ट्रीज लें। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली आपस में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एग्जाम में चीजें आपकी नेचुरल फ्लो में निकल रही होंगी। ठीक है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूँ, अब मैं नेक्स्ट क्या पूछूं। यू डोंट हैव टू पॉज एंड थिंक अबाउट द डिफरेंशियल, यू थिंक, यू डोंट हैव टू पॉज एंड थिंक अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली फॉर द टिपिकल केसेस। ठीक है, जो नॉन टिपिकल केसेस होते हैं उसमें फिर एग्जाम में थोड़ा सा आपको जो है ना दे देता है, टाइम दे देते हैं और आपको थोड़ा सा ना लूज एंड भी दे देते हैं। लेकिन जो टिपिकल केसेस हैं, लाइक हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम लास्ट अपने केस में डिस्कस किया था, जैसे सीलिक हो जाता है, क्रॉनिक डायरियाज हो जाते हैं, जैसे हमारे पास थैलेसीमियाज हो जाते हैं, यहाँ पे हेमोलिटिक एनीमियाज आ जाते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, आईटीपी वगैरह हो गया, टीबी हो गया, एस्थमा हो गया, इन सब के अंदर एग्जाम में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपके क्वेश्चंस जो है वो फ्लॉलेसली आपको निकलते रहे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब कंट्रीब्यूट करें, साथ साथ आप लोगों की जो क्वेरीज है वो भी शेयर करें, और साथ आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है या आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप साथ साथ शेयर करें, सो वी नो कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और आप लोगों को भी आइडिया होगा वे डू यू गाइस स्टैंड। ठीक है, स्टार्ट करें। आप सबने लाजमी पार्टिसिपेट करना है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग क्या पूछेंगे हिस्ट्री में? सबसे पहले हिस्ट्री में क्या पूछते हैं? खामोशी इतनी क्यों है? बायोडाटा। बायोडाटा। ठीक है, बायोडाटा में क्या चीजें आती हैं? बायोडाटा में सबसे पहले तो आपके पास आता है पेशेंट का नेम। ठीक है, पेशेंट का नेम आ जाता है, और सेकंड किस चीज का नेम आता है? हम पीडियाट्रिक हिस्ट्री के नाम की बात कर रहे होते हैं, सेकंड क्या चीज आती है? मदर का नेम, राइट। मदर का या फादर का जो साथ में अटेंडेंट मौजूद है उसका नाम आता है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप हिस्ट्री लेना स्टार्ट करेंगे जाते साथ जब आपने पूछना है, सबसे पहले आपने रेपो बिल्डिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपकी फर्स्ट स्टेप होता है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग हमें जाना है और जाके उसे हाल हवाल करना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है, हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो आपने माइंड में रखना है कि आपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, उससे बात करनी है, और एज अप्रोप्रिएट, अगर बच्चा बड़ा है, 15-16 साल के ही बच्चे आ जाते होते हैं। ठीक है, तो आपने उसको उसके हिसाब से बात करनी है। हाँ बेटा क्या हाल है, क्या नाम है आपका। आप उससे उसका नाम पूछेंगे, उससे उसकी क्लास पूछेंगे, उससे उसका स्कूल पूछेंगे, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, किस क्लास में जा रहे हैं, और वो कैसे। कुछ नहीं होता कि आपको 1 मिनट बच्चे से बात करने में निकल रहा है। ठीक है, सेम वो सब मदर से, आपने मदर से पूछने हैं, मदर के नाम पूछने और मदर का क्या पूछने हैं आपने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्टोरियन के बारे में क्या पूछना होता है? उसकी एजुकेशन। उसकी एजुकेशन पूछनी होती है। ठीक है, एजुकेशन के में आपने क्या पूछते हैं, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की हुई है, आपने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्वेश्चन करेंगे हम हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन के अंदर? आपने बच्चे का पूछ लिया। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रेपो बिल्डिंग विद मदर विद द पेशेंट एंड हिस्ट्री या कंसेंट फ्रॉम द मदर। मदर से आपने पूछना है, मैं आपसे कुछ सवालों के बारे में, कुछ डिजीज के बारे में कुछ क्वेश्चन स्कूल पर पूछूंगी बच्चे के बारे में, और बच्चे से आपने क्या कहना है?
बच्चे से आपने बहुत अच्छे से, अगर छोटा बच्चा है 4-5 साल का, आपने बहुत प्लेफुली जाके उसे इंटरेक्ट करना है। और जी बेटा क्या हाल है, कैसे हो, क्या नाम है, वो बता दे, वेल एंड गुड, नहीं बताता उसे हैंडशेक करना है आपने। 1 मिनट बच्चे के ऊपर जरूर लगाने, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के साथ, और बच्चे का जो नाम है, सपोज वो आपको अपना नाम कुछ ही बताते हैं, अली, रहमान, या जो भी आपको अपना नाम बताते हैं, वो नाम आपने याद रखना है। और कोशिश करनी है कि जब आप हिस्ट्री ले रहे हो तो थ्रू आउट आप बच्चे को उसके नाम से बुलाएं। ठीक है, अगर हम सपोज हिस्ट्री ले रहे हैं, अच्छा पता है अली को कब से मसला हो रहा था, अच्छा पता है कि अली को जब ये होता था, तो ये नहीं कहा बार बार अली अली करें, लेकिन आपका जो भी नाम है बच्चे का, कोशिश करें कि जब हिस्ट्री में ले रहे हैं तो उस पेशेंट को उस नाम के साथ रिप्रेजेंट करें, जिस नाम के साथ ने बताया है, बच्चे को उस आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट करें। बड़ा अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगता है और एग्जामिनर को सुनने में भी अच्छा लगता है कि इसने सुना कि बच्चे का नाम क्या था, और उसको उस नाम से पेरेंट्स भी सुनने में कंफर्टेबल होते हैं। फिर आपसे हिस्ट्री वो बहुत इजीली जो है ना शेयर करते हैं। आपको नाम, बच्चे का भी नाम याद रखें और मदर ने भी जो नाम बताया होगा उसको भी याद रखें, और कोशिश करें थ्रू आउट उनको पेशेंट या ऐसा कुछ बोलने से बेहतर है कि आप उनको उनके नाम से मुखातिब करें। ठीक है, और क्या चीजें आएंगी आपके पास? बायोडेटा में पेशेंट नेम हो गया, स्कूल हो गया, बच्चे का कौन सी क्लास में जा रहे हैं, मदर हो गया, मदर की एजुकेशन होगी, देन एड्रेस। एड्रेस पूछ लेंगे कहाँ से आए हैं, ठीक है, मोटा मोटा एड्रेस पूछ लें। मोड ऑफ और क्या? एडमिशन एंड डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन क्या आएगा, आपने इमरजेंसी से एडमिट हुए या आप जो है ओपीडी से एडमिट हुए, और डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, और सेकेंडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एडमिट हैं भी या आपने घर से आए, एट टाइम घर से भी एडमिशन आए हो, तो आप पूछेंगे आप एडमिट है कहीं, वो बता देंगे यस, तो फिर आप उनसे पूछेंगे मोड ऑफ एडमिशन का था और डेट ऑफ एडमिशन का था। उसके अलावा कुछ पूछेंगे इंट्रोडक्शन में? मैडम फादर का नेम हमें पूछना होता है क्योंकि हमने जब जरूरी नहीं है। एक्सप्लेन करना होता है इंट्रोडक्शन तो हम बताते हैं ना जरूर सन ऑफ डॉटर ऑफ, वो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, आप कोई जरूरी नहीं आप बताए फादर ने। ठीक है, जो साथ अटेंडेंट मौजूद है ना, एक्स वाई जी, जो मदर है, ठीक है। फादर है, कोई और बंदा है, जो भी है फादर साथ मौजूद, अटेंडेंट का नाम, अटेंडेंट जो साथ हिस्टोरियन है बेसिकली, हिस्टोरियन का नाम ठीक पता, है। उसकी एजुकेशन लेवल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फादर नेम में कोई खास सिग्निफिकेंस ओके। नहीं है। ठीक है, पेशेंट का नाम पूछना है, पेशेंट का स्कूल पूछना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी क्लास में जा रहे हैं और उसके कौन से स्कूल, स्कूल का मतलब ये है कि बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, इससे बता दिए कि बच्चा स्कूल जा भी रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, और बच्चे की एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन क्लास है, बच्चे की एज। ठीक है, ये चीज आपने बचनी है, बच्चे की एज, बच्चे स्कूल गोइंग है या नहीं है, स्कूल जा रहा है तो कौन सी क्लास में जा रहा है, ये आपने शुरू में ऐसे जितनी देर में आप बैठ रहे हैं अपना पेन सेट करें, आपने बच्चे से चिट चैट करके चीजें पूछ लेनी है, बच्चे की एज, स्कूल स्टेटस, फिर मदर की एजुकेशन पे वो कहाँ से आए हैं, एडमिट है नहीं एडमिट है, अगर एडमिट है तो कब से एडमिट है, कहाँ एडमिट है, और मोड ऑफ एडमिशन क्या है, और थर्डली वो कितने डेज से एडमिट है, मतलब ड्यूरेशन क्या हो चुकी है, कितने डेज से वो एडमिट है जिस भी एक्स वाई जी हॉस्पिटल में है। और एक चीज याद रखें, जब भी आप हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, जब पेशेंट्स आपको अपने हॉस्पिटल का बताते हैं, आपने हॉस्पिटल का नाम निरेट नहीं करना होता। मैक्सिमम आप ये बता सकते हैं पब्लिक हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, इससे अलावा अगर वो आपको बताते हैं कि हम पिम्स में एडमिट हैं, या वो आपको कहते हैं कि हम एक्स वाई जी जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो एडवाइसेबल यही है कि आप हॉस्पिटल को निरेट ना करें, आप बोले चीज एडमिटेड इन पब्लिक हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या एडमिटेड इन हॉस्पिटल। ठीक है, जब आपने हिस्ट्री एक्सप्लेन करे तो ये एडवाइस हमें यही किया जाता है कि आप जो है हॉस्पिटल्स का नाम ना लें। ठीक है, तो पेशेंट्स ऑब्वियसली बताएंगे कि हम एक्स वाई जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन आपने आगे एक्सप्लेन नहीं करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या पूछेंगे इंट्रोडक्शन के बाद? प्रेजेंटिंग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री कंप्लेन। ऑफ प्रेजेंटिंग। हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन से पहले पीसी नहीं पूछेंगे। ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछेंगे तो एचओपीआई पे आएंगे ना। ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन अगर हम बात करते हैं सीले की, तो क्या क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो सकती हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो किन किन कंप्लेन डायरिया। के साथ? डायरिया। ठीक पैलर। है, पैलर हो सकता है। फेलियर टू पैलर, थ्राइव। पैलर, शॉर्ट फेलियर टू स्टेचर। थ्राइव, शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यस, एंड और कौन कौन सी प्रेजेंटेशन हो सकती है सीले की, अगर प्रेजेंट करने के बाद करें कि हाँ ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट्स की हो सकती हैं? सवेयर डिहाइड्रेशन के साथ। सिवियर डिहाइड्रेशन तो ऑब्वियसली सेकेंडरी टू आपके पास वो, ठीक है, क्या पता वो इस वक्त सिवियर डिहाइड्रेशन के साथ आ रहा हो। और शॉर्ट एट स्टेचर। टाइम्स ये लोग शॉर्ट से, अच्छा आपने ऐसा बता दिया, एट टाइम ये लोग कॉन्स्टिपेशन के साथ ही प्रेजेंट करते हैं, राइट? ठीक है, ऑल्टरनेट यस। हैबिट्स होती हैं कॉन्स्टिपेशन की और उसकी लूज टूल की। ठीक है, तो दे ऑल कैन बी। और सेकेंडली एक और चीज आती है जो यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट केस का, नई चीज बड़ी आती है, इंपॉर्टेंट होती है आपके पास, एक और प्रेजेंटेशन भी है, एनीवन?
एक और प्रेजेंटेशन भी है जिसमें बॉडी में स्वेलिंग आती है, बॉडी स्वेलिंग से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यस। ठीक है, बॉडी स्वेलिंग के साथ ही प्रेजेंट हो जाता है। ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं शॉर्ट केसेस में, जब हम लोग नेफ्रोटिक के डिफरेंशियल्स बना रहे होते हैं, तो हम प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी और साथ सीले को साथ हम उसको लाए सीले क्राइसिस के साथ हम उसको जो है ना डिफरेंशियल्स बनाते हैं, तो आपके पास वो बॉडी स्वेलिंग के साथ ही प्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली आपको जो है पेरेंट्स आपको कोई ना कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो बताएंगे ना, और जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताएंगे आपने उसका क्या करना है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को स्ट्रिक्टली क्या करना एलेबोरेट। है? एलेबोरेट करना। ठीक है, आपने उसको किस तरह से elaborate करना है? आप कौन सा हम लोग निमोनिक यूज करते हैं elaborate करने के लिए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को? दोस्त प्यार। हाँ, डायोप्रा आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायोप्रा में क्या क्या चीज आती है? ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर और एसोसिएशंस। ठीक है, जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो आपको देंगे आपने कंप्लीट रिगार्डलेस कि वो आपको लग रहा है नहीं लग रहा, आपने उससे कंप्लीट डायोप्रा करना है। ठीक है, सपोज वो सीरियक के साथ है और अभी वो प्रेजेंट कर रहे हैं एक्सवाईजेड कंप्लेंट के साथ, सपोज वो अभी डायरिया कॉफ के साथ प्रेजेंट करे, डायरिया के साथ नहीं है वो कॉफ के साथ प्रेजेंट करे, तो आपने कॉफ की क्या करनी है? पूरी डायोप्रा करनी है। उसके बाद फिर आपने जाना है, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हिंट तो देगा ना कि मैं ऐसा डायट रिस्ट्रिक्शन, तो फिर आप जाके स्टार्ट ऑफ डिजीज पे जाके उसको मजीद इलेबोरेट करेंगे। लेकिन एट दैट टाइम जो सी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी वो आपने पूरी उसकी डायोप्रा करना है, उसकी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, ऑनसेट पूछना है। सपोज अगर वो डायरिया के साथ है और उसके बाद आपने उसकी डीडीज भी रूल आउट करनी है। सपोज अगर वो डायरिया के साथ आपके पास बच्चा आ रहा है तो आप उससे क्या पूछेंगे? ड्यूरेशन कब से आ रहे हैं? ठीक है, ड्यूरेशन को आप क्लासीफाई कैसे करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डायरियाज के अंदर? कितने डेज का आपके पास टाइम होता है? 14 2 वीक। 14 days। 14 14 14 वीक्स को 14 वीक्स या 14 डेज? days। 14 डेज। 14 days। 14 डेज के बाद हम क्या बोलते हैं इसको? परसिस्टेंट डायरिया। और क्रॉनिक क्रॉनिक डायरिया, डायरिया। हाँ, परसिस्टेंट डायरिया 14 डेज, फिर 28 डेज के बाद मतलब 4 वीक के बाद हम क्रॉनिक डायरिया की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे ज्यादातर जो दिन डायरिया होता है, डायरिया ऐसा किस तरह का होता है ज्यादातर? सीलिक का किस तरह से बल्कि डायरिया आपको? और बल्कि स्टूल्स डिफिकल्ट हो टू सकते फ्लश। हैं, डिफिकल्ट टू फ्लश, बल्कि डिफिकल्ट टू फ्लश हम ज्यादातर सीलिक सिस्टिक फिब्रोसिस के साथ भी सोचते हैं। ठीक है, तो इसके और किस तरह की चीजें होती है? क्या ब्लडी डायरिया होता है इसके अंदर? नो। नो, ब्लडी डायरिया नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें पूछनी होंगी? तो ड्यूरेशन पूछ ऑस्टियोपोरोसिस। लेंगे, इंटेंसिटी पूछेंगे, जब हम एसोसिएशंस पे आएंगे तो हम क्या क्या चीजें पूछेंगे? हम ब्लड का पूछेंगे, वॉमिटिंग का पूछेंगे, और किस चीज का पूछेंगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पूछेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पूछेंगे। ठीक है, पेन एब्डोमिन। पेन एब्डोमेन का पूछेंगे। ठीक है, अब जब हमें ड्यूरेशन का इंटेंसिटी ड्यूरेशन जब वो हमें स्पेसिफिकली बता देगा कि भाई ये तो शुरू से ही रह रहा है, जब ज्यादातर हम सीले की जब बात करेंगे तो वो कोई ना कोई चीज तो बताएगा ना आपको कि यहाँ तो वो स्टार्ट से होगा या तो क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री दे देगा। तो फिर आपने किस चीज के ऊपर आना है? इसकी पूरा उसकी ड्यूरेशन पूछ के, इंटेंसिटी पूछ के, ऑनसेट पूछ के, प्रोग्रेशन पूरा उसको डिफाइन करके कि किस तरह की डायरिया हो रहा है। उसके बाद आप उसे एसोसिएशन पे आएंगे, एसोसिएशन में ऑब्वियसली आप वॉमिटिंग पूछेंगे, आप उसकी जो है ना साथ में डिस्टेंशन का, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन, इन सब की हिस्ट्री पूछने के बाद आप किस चीज के ऊपर आएंगे? डिफरेंशियल्स के ऊपर। ठीक है, जितने भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उन सब की आपने डीडीज को रूल आउट लाजमी करना है। ठीक है, अब इसी डिफरेंशियल्स में क्या क्या चीजें आएंगी डायरिया की? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपने डीडीज सिस्टिक कौन कौन से रूल फाइब्रोसिस। आउट किए? हम्म। सिस्टिक फाइब्रोसिस को रूल आउट सिस्टिक करना है इसके फाइब्रोसिस, साथ। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आप कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे? रिकरेंट चेस्ट Chronic इन्फेक्शंस cough, की हिस्ट्री का पूछेंगे। recurrent, ठीक है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस का पूछेंगे, और siblings history, prolonged jaundice in neonatal life, यस, प्रोलॉन्ग जॉइंट यूनिट लाइफ, और uh, डिलेड पैकेज delayed पैसेज meconium, ऑफ, delayed passage of डिलेड मेकोनियम का meconium भी आप in पूछ सकते हैं। neonatal ठीक life. है, उसके अलावा क्या कुछ पूछ सकते हैं? स्टूल कैसे होते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस? ज्यादा स्टिकी होते हैं, Uh, डिफिकल्ट टू फ्लश होते हैं। Sticky, ठीक difficult है, to flush. डिफिकल्ट टू फ्लश होते हैं, फाउल स्मेलिंग होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर आपने रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन का पूछना होता है। उसके अलावा अच्छा ये चीज आ रखी है, जब आप डिफरेंशियल्स रूल आउट कर रहे होंगे, ठीक है, आपने हर डिफरेंशियल का एक से दो क्वेश्चंस पूछने हैं। जब आपने एक क्लैरिटी माइंड में कर ली है कि हाँ भाई ये चीज नहीं हो सकती है, तो फिर यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपने एक दो क्वेश्चंस के सिर्फ फिब्रोसिस के आपको लगा सीएफ नहीं है, उसी टाइम अगर आपको शक हो रहा है तो आप तीन चार क्वेश्चंस और कर लें, बट वंस यू आर क्लियर आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी।
ठीक है, आपने बार बार अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं कोशिश के बाद नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशियल क्या आएगा? हेलो, सीएफ के बाद आपका नेक्स्ट डिफरेंशियल आईबीडी, क्या आता है? आईबीडी भी आ सकता है, जेडीएसएस वगैरह। सॉरी, क्या बताया? हेलो। आईबीडी, JRDSS। जीआरडीएसएस, ठीक है, जीआरडीएसएस पे आप क्या क्वेश्चन करते हैं? ब्लड इन वाटर सोर्स स्टूल। का पूछते हैं कि वाटर सोर्स का पूछ रहे हैं, ठीक है। वाटर सोर्स पे आप क्या पूछेंगे कि भाई कहाँ से पानी पी रहे हैं, खुला पानी तो नहीं पी रहे। और सेकेंडली आपके पास फैमिली की भी इंपॉर्टेंस होती है कि फैमिली में और सबको तो नहीं इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, पुराना जो है ना ये इसको डायरिया चल रहा है। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, डायरिया जब भी डायबिटीज वाले होंगे वो आपके पास हिस्ट्री कितनी को दे देंगे? महीने की दे देंगे, मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स की हिस्ट्री दे देंगे। इसीलिए कोई सिस्टिक फिब्रोसिस वाले अक्सर कब से चल रहे होते हैं? प्रोलॉन्ग हिस्ट्री होती है ना। प्रोलॉन्ग हिस्ट्री होती वीनिंग है। जब लेकिन से आपने स्टार्ट डिफरेंशियल, होती हाँ, वीनिंग जब से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप डिफरेंशियल रूल आउट करने लगेंगे आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं, ठीक है। माइंड में तो आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसकी एसोसिएशंस पूछेंगे, जब आप उससे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, ड्यूरेशन पूछेंगे, वो बताएगी जो भाई जब से 6 मंथ से, जब से मैंने इसे खाना पीना शुरू किया तब से इसको डायरिया चल रहा है, ठीक है। एसोसिएशन में पूछेंगे तो वो एटम्स बताते हैं कि भाई जब हम रोटी देते हैं तो फिर इसको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। और आपको आइडिया तो हो जाएगा कि हम सीले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने अपनी डिफरेंशियल्स फिर भी रूल आउट करनी है। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जब हमने टॉडलर्स डायग्नोसिस, डायरिया। टॉडलर्स डायरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये वाला आता है कि अगर हमने अपना डिफरेंशियल बना लिया, मतलब स्टार्ट में हमें डायग्नोसिस पता चल गई, एक टाइम पेशेंट्स खुद भी बता देते हैं कि हम इसको वीट नहीं देते, या हम इसको, या जो भी आपके डिफरेंशियल है डायग्नोसिस वो बता देते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हमें डीडीज रूल आउट करें? तो यस, आपने सब डीडीज रूल आउट करनी है, ठीक है। बिकॉज आपका वाइवा किस चीज पर होगा? डिफरेंशियल्स पर ही होगा, ठीक है। तो वो आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि आपने ये चीज क्यों नहीं पूछी, आपके पास आपने कितने सीले ओपीडी में आपके पास जब 1 मंथ का डायरिया आते हैं तो कितने जीआरडीसी आते हैं और कितने सीले का आते हैं। तो फिर आपने ये सब चीजें अपनी डिफेंड करनी होती है, ठीक है। टॉडलर्स डायरिया में क्या चीज आती है? उसमें मेल मेल एब्जॉर्प्शन टाइप या फूड पार्टिकल्स होंगे फूड स्टूल्स पार्टिकल्स में। आते हैं, ठीक है। और उसमें हाँ, बस हम क्या चीज पूछते हैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन के लिए? हम्म, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होता है जिससे हम करते हैं कि ये जो है डायरिया टॉडलर्स हैं या पैथोलॉजिकल है? कि मतलब बच्चे की ग्रोथ वगैरह जो है वो सही हो रही ग्रोथ हो। वगैरह इफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और सेकेंडली कोई और क्वेश्चन करते हैं? नाइट में होता है कि सिर्फ नहीं? नाइट में होता है या नहीं होता है, ठीक है। और साथ नहीं होता है कि जब फास्टिंग के साथ ये क्या हो जाता है? रिलीफ हो सब्साइड। जाता है, ठीक है। जब फास्टिंग होती है तो ये रिलीफ कर जाता है, ठीक है। फिर साथ ही इसी मैनेजमेंट क्या होती है टॉडलर्स डायरिया की? ओके, शुगर का वो कम करने, बेवरेजेस वगैरह, सॉर्बिटोल। Reassure and fruits. फैट ज्यादा लें। फ्रूट्स, Mm, आपके पास फ्रक्टोज जो है बेसिकली वो आपने कम करना होता है, जूसेस कम करने होते हैं। और क्या हम कहते हैं कि ज्यादा दें उसको? फैट। फैट्स एंड फैट्स, फाइबर्स। फैट्स एंड फाइबर ज्यादा दें। और शुगर इनटेक और फ्रूट का जो फ्रूट जूसेस वगैरह है बेसिकली वो आप कम करें, ठीक है। तो ये आपने काउंसिल करना है। तो माइंड में रखेंगे ज्यादातर आपके क्वेश्चंस होंगे ना, जो आपका दो एग्जामिनर्स होते हैं ना, एक आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन करते हैं और एक आपका जो ना आपके पास टॉपिक रिलेटेड करते हैं। आपको ज्यादातर कॉमन चीजें ही पूछेंगे, बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको बहुत मुश्किल मुश्किल टॉपिक पे ले जाए। अगर आपने हिस्ट्री अच्छी ली हुई है ना तो वो आपसे जो कॉमन आपके ओपीडी केसेस है ना, वो आपको ये देखना चाह रहे होते हैं कि आपने कितनी ओपीडी की हुई है। वो आपसे टॉयलेट डायरिया, जीआरडीएस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस होंगे कि आपको पता हो कि हाँ इसने ओपीडी जिंदगी में की है, इसको पता है टॉयलेट डायरिया ओपीडी में कितना ज्यादा आता है, इसको पता है कि जीआरडीएस, हम जहाँ रहते हैं हमने जीआरडीएस बहुत ज्यादा डील किया हुआ है। तो उनको इनको होता है कि इसको ये चीजें पता हो। तो आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने और अच्छे से करने, और ये आपने एग्जाम में को डिफेंड भी करने के वाई दिस इज नॉट टॉयलेट्स एंड वाई दिस इज नॉट जीआरडीएस, और फिर उसकी ट्रीटमेंट और इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसकी आपने क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंशियल्स आएंगे? इम्यूनो अभी तक हम डेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, ठीक है। अभी तक हमने सीएफ, जीआईडीएसएस, टॉडलर्स हैं, इम्यून डेफिशिएंसीज। इम्यून डेफिशिएंसीज में ऑब्वियसली आप क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या ये बार बार बीमार तो नहीं रहता, पहले से कोई ऐसे मसले तो नहीं होते, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन तो नहीं आते, आपने ये पूछ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आएंगे आपके एंटेरिक। पास चीजें? एंटेरिक। एंटेरिक, ठीक है। एंटेरिक में क्या चीज पूछेंगे आप? कोई सर्जरी तो नहीं हुई फीवर क्या? की हिस्ट्री, पेन फीवर की हिस्ट्री एब्डोमेन। पूछेंगे, पेन एब्डोमेन फीवर की हिस्ट्री पूछेंगे। फीवर आपके पास मोर देन 3 days का फीवर एंड एक्सप्लेन फीवर है तो साथ में डायरिया, वो पे एक्यूट डायरिया होगा, वो पे क्रॉनिक डायरिया की चीज में नहीं आएगा, ठीक है। एंड डायरेक्ट जो है हम्म। आपस एक्यूट डायरिया में आएगा। और क्रॉनिक हम्म, डायरिया के अंदर क्या चीज आएंगी? हाइपरटेंशन। बिकॉज अभी हम मोर देन 14 days के या मोर देन 4 weeks TB के डायरिया की abdomen. बात कर रहे हैं।
टीबी एब्डोमेन, ठीक है। टीबी एब्डोमेन में हम क्या चीज पूछेंगे? Altered bowel habits, fever, ठीक है। Contact. night sweats. कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट, नाइट हम्म, स्वेट्स, फीवर, लो ग्रेड फीवर कंटिन्यूसली रह रहे हैं, और साथ में हम पूछेंगे कांटेक्ट की हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ में एट टाइम बोल सकते हैं ब्लडी स्टूल्स आ रहे हो, ठीक है। जो इसके करने weight वाले loss क्वेश्चंस की. है ना, वो आपने, हाँ, वेट लॉस, फीवर, लो ग्रेड, और थर्डली आपने पूछना है कि कांटेक्ट की हिस्ट्री और वैक्सीनेटेड है या नहीं है। ये मेन क्वेश्चन इससे करने वाले, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट और क्या डिफरेंशियल आपके पास आ जाता है? आईबीडी। आईबीडी, ठीक है। आईबीडी में क्या क्वेश्चंस हम स्पेसिफिकली करते हैं? Blood in stools and pain abdomen. ब्लड इन स्टूल्स है, क्रैम्प एब्डोमिनल पेन आ जाता है, और Failure to thrive. फेलियर टू थ्राइव आ जाती है, ठीक है। और Or ओरल जॉइंट अल्सर्स rash. वगैरह, ठीक है। ओरल अल्सर्स आप पूछेंगे, और साथ में और क्या पूछते हैं? स्टूल के अंदर क्या चीज आती है क्लासिकली आईबीडी में? ब्लड म्यूकस। म्यूकस, ब्लड Mucus. आता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑब्वियसली ब्लड आता है। और क्रॉन्स के अंदर herpes जो है ना, कोई जो है म्यूकस आता है, और साथ में एक और चीज पॉजिटिव आती है, Pus. Uh, टेनिस्मस, ठीक है। टेनिस्मस भी किसका फीचर है ज्यादातर? आईबीडी का, ठीक है। तो आप में ये दो तीन क्वेश्चंस कर लेने के है। स्टूल तो नहीं आता पखाने वाली जगह से, जो ना पखाने वाली रेक्टल प्रोलैप्स से पूछ लेंगे, पखाने वाली जगह बाहर तो नहीं आ जाती, यहाँ जो है ना मुंह में छाले तो नहीं पड़ रहे, यहाँ पखाने वाली जगह पे जाता है तो साथ जो है ऐसा तो नहीं है कि इसको लगता है स्टूल आया, वॉशरूम में जाते हैं, बैठे रहते हैं, बस स्टूल नहीं आता, ठीक है। टेनिस्मस इज अ वेरी क्लासिकल फीचर्स फॉर आईबीएस आईबीडी। तो आपने ये लाजमी दो तीन क्वेश्चन करेंगे, अगर वो दो नो कर देती है तो यू विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका डिफरेंशियल क्या आता है? ठीक है, मेन में तो हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए हुए, और कुछ सिंपल सी चीजें, कोई एनी सिंपल थिंग जो वो लाइक टू रूल आउट, सिंपल जो हम डेली बेसिस पे ओपीडीज में देखते हैं। simple ड्रग infective इंड्यूस। diarrhea. वो Drug तो induced. JI आपने बता देना, क्रॉनिक डायरिया में तो JI ही आते हैं, बाकी तो हमारे पास एक्यूट डायरिया की आ जाएगी। और Mm-hmm. ड्रग इंड्यूस्ड होता है मोस्टली। ड्रग इंड्यूस भी, ठीक है। ड्रग इंड्यूस ही वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनसे पूछेंगे ड्रग कौन कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी ड्रग्स होती हैं? Antibiotics. एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, ठीक है। और इसके अलावा भी ये जो हमारे पास मल्टीविटामिन और आयरन ले रहे होते हैं अनप्रिस्क्राइब्ड Mm-hmm. लॉन्ग टर्म, वो भी डायरिया करा सकते हैं, तो आपने उनकी ड्रग हिस्ट्री भी लेनी है। और कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ओपीडीज में आती है, वार्ड से भी आती है, ऑब्वियसली आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें वो देखती हैं जो आपकी डेली लाइफ की हैं, प्रीवियस कोई सर्जरी सर्जरी। तो नहीं हुई? शॉर्ट बाउल सिंड्रोम? ठीक है। अब ये कॉमन तो नहीं है ना, ठीक है। शॉर्ट बाउल भी इज अ डिफरेंशियल, आपने प्रीवियस सर्जरी का एक क्वेश्चन कर लेना है। वेरी हाईली अनलाइकली कि आपके पास शॉर्ट बाउल का पेशेंट आए, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंशियल हमने रूल आउट करना है। और जो कॉमन चीजें हम वार्ड्स में देखते हैं क्या क्या होती हैं वो? कौन ही डायरिया चल रहा है बच्चे को? Acute viral hepatitis के साथ भी होता है कभी कभी डायरिया वगैरह. वो एक्यूट ही होगा ना बेटा, क्रॉनिक तो नहीं होगा ना। अच्छा. एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, एंटारिक, ये सब चीजें, फीवर, ये सब चीजें एक्यूट में आएंगी ना। फिलहाल तो हम, खैर बहरहाल आप पूछना है तो पूछ लें, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ बस आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने क्रॉनिक डायरिया की कॉजेज पूछनी है, आप ये चीजें पूछनी, एग्जामिनर आपको कुछ कहेगा नहीं, वो देख रहा होगा चुपचाप, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि जब बच्चे ने बता दिया है कि इसको जो है ना, बच्चे को पिछले 7-8 महीने से डायरिया चल रहा है या वीनिंग से है, तो ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के, टाइफाइड के हिस्से क्यों ले रही है, ठीक है। तो यही यही चीजें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं एग्जाम में भी। आप फेल नहीं होंगे इन बातों पे, लेकिन ऑब्वियसली एग्जामिनर वहां बैठा सोच रहा होगा कि वाई वाई शी इज आस्किंग अबाउट एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जब ये क्रॉनिक डायरिया वो बता रही है कि इसको 2 महीने से, या जो भी है इसको 6 महीने से डायरिया चल रहा है, तो ये क्वेश्चन क्यों कर रही है, ठीक है। तो टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ वट यू आर आस्किंग, एंड बी वेरी माइंडफुल ऑफ वट यू आर नॉट आस्किंग, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और कोई चीज बेटा, बहुत कॉमन चीजें जो हम वार्ड्स में देखते हैं, ओपीडीज में देखते हैं, एनी एलर्जीज, देन सीलिएक, Tropic and screw. tropical screw, how many patients of tropical screw have you seen? काउ लैक्टोज मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस। लैक्टोज काउ मिल्क इंटॉलरेंस, ठीक है। प्रोटीन। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने पहले, ट्रॉपिकल स्क्रू से पहले, ठीक है। ठीक है, अपनी दिमाग, जब आप लोग लॉन्ग की, जब हम ना उस टाइम पे होती है, जब हम लॉन्ग केस देने जा रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में बहुत लंबी लंबी चीजें चल रही होती हैं। आप याद रखें, आपने बेसिक्स को हमेशा पहले कवर करना है। आप जब लॉन्ग केसेस देंगे, आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे दे चुके होंगे अभी, आपने देखा होगा एग्जामिनर हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करता है। वो कभी भी ट्रॉपिकल फ्लू से, विपल डिजीज से स्टार्ट नहीं करेगा, वो हमेशा आपको नीचे से ऊपर लेकर जाता है। वो जब देखेगा ना उसको नीचे की चीजें आती हैं, फिर वो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। तो आपने पहले बेसिक्स अपना कवर करना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस से पूछेंगे नहीं पूछेंगे?
और इसी से मिलती पूछेंगे। जुलती एक और चीज काउ इससे मिलती जुलती, काउ मिल्क प्रोटीन काउ एलर्जी। मिल्क प्रोटीन एलर्जी। ठीक है, आपने अगर विपल ट्रॉपिकल स्प्रू या विपल नहीं रूल आउट किया होगा ना, इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस रूल आउट नहीं किया होगा तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि व्हाई नॉट दिस इज काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी एंड व्हाई नॉट दिस वाज लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस वो भी हो सकता है, सुपर इम्पोज भी हो सकता है सीले के साथ, ऐसे ही है ना। तो आपने यस। इसका लाजमी पूछना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस और काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी में हम क्वेश्चंस क्या करेंगे? मतलब लैक्टोज मिल्क ब्लड पीने के इंटॉलरेंस, बाद से ऐसा कौन सा यूज? ठीक है, और काउ मिल्क दूध। प्रोटीन एलर्जी में स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चन करते हैं? ब्लड का पूछेंगे कि ब्लड तो स्टेन तो नहीं आता उसमें आपके डायरिया में। हम्म, यस। और और बच्चा सेकेंडली क्या कौन सा होता है? दूध ले रहा है ये भी पूछेंगे। बच्चा कौन सा दूध ले रहा है, स्टार्टिंग से काउ मिल्क के ऊपर है, और सेकेंडली काउ मिल्क प्रोटीन जो लैक्टोज इंटॉलरेंस पे एक और चीज भी होती है, बच्चे को कैसे स्टूल आते हैं और बच्चे का एब्डोमेन कैसा होता है, एक्सप्लोसिव, इसमें एक्सप्लोसिव डिस्टेंशियल एक्सप्लोसिव डायरिया होता होता आते है। है। हैं, और बच्चे का पेट जो तो है ना गैस वो स्वेलन रहता है, वो गैस। कॉलिक कहती हैं, लेकिन वो ये होता है कि पेट में बहुत गैस, शुरू से बड़ी गैस होती है। ठीक है, और बड़े गैसेस से वो उसको स्टूल्स आते हैं, एक्सप्लोसिव डायरिया होता है। ठीक है, और साथ में जो कॉमन प्रोटीन एलर्जी है वो बच्चों को अक्सर क्या रहते हैं, रैशेस बहुत ज्यादा रहते हैं। रैशेस। ब्लड प्लस माइनस भी उनको ये आता वाली रहता है, पूछी। अक्सर ही ब्लड आता रहता है, रैशेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और साथ में ऑब्वियसली डायरिया भी रहता है, और साथ में वो काउ मिल्क भी ले रहे होते हैं, साथ में वो सी लेग भी चल रहा होता है, तो वो साथ में क्या हो जाते हैं, फेलियर टू थ्राइव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीजें साथ में एक दो क्वेश्चंस करके इनको भी रूल आउट करना है, इनके बारे में लाजमी आपने पूछना है, बिकॉज हम जहाँ रहते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या चीजें आ जाएंगे, अब थोड़े से ये मेन तो हमने कवर कर लिए में जो बेसिक्स हैं, उसके अलावा जो मोटे मोटे नाम आते हैं उनमें और कोई चीजें, एक दो चीजें और। सर ट्रॉपिकल स्क्रू आपने बता दिया, ट्रॉपिकल स्क्रू में क्या चीज आएगी? एंटीबायोटिक की हिस्ट्री होगी, इम्प्रूवमेंट विद एंटीबायोटिक। तो उसमें हम हिस्ट्री में क्या ट्रॉपिकल स्क्रू प्रेजेंट कैसे करता है? इसमें बच्चा मेल नरिश्ड होता है और डायरिया होता है, इंटरमिटेंट डायरिया होता है। इंटरमीडिएट डायरिया होता है, और इसे कॉज क्या होती है ट्रॉपिकल स्क्रू की? पिलस इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अब ये इसलिए आपको टीथ एडवाइसेबल होता है कि आप इन ऑर्गेनिज्म। चीजों के बारे में ज्यादा ना बोलें। ठीक है, आप बेसिक्स के ऊपर चलें। ठीक है, इन चीजों को ऑब्वियसली इसको नेल्सन भी जो है ना, नेल्सन ने भी इतना सब चीजें इनके बारे में लिखा हुआ, जो क्रिएटोलॉजी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट भी उसने जो है ना एंटीबायोटिक्स लिखी हुई है, और मतलब बहरहाल जो भी बात है उसे बहुत ज्यादा क्लैरिटी, और हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी इनके केसेस ज्यादा नहीं देखे हुए। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को बहुत एंड में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक आधा क्वेश्चन कर दिया बस, दैट्स इट। ज्यादातर ये ट्रॉपिकल एरियाज में या ये आपके पास जो एंडेमिक एरियाज है वहां पे ज्यादा होता है, और हमारे यहाँ ट्रॉपिकल स्पूजन एंडेमिक भी नहीं है और ट्रॉपिकल एरिया भी हमारा नहीं है, तो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस। और इसके अलावा कोई चीज आती है आपके माइंड में? एक तो और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसा फैमिली आपके पास जो होते हैं कंजेनिटल क्लोराइड डायरियाज जो होते हैं, इनके लिए आपने क्वेश्चन लाजमी करना है कि पैदाइशी तौर पे तो नहीं डायरिया रहता है, जब से पैदा हुआ तब से ही डायरिया रहता है, क्या पता वो कंजेनिटल क्लोराइड डायरिया का हो। ये वाले पेशेंट्स तो हमने देखे हुए हैं ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो कंजेनिटल क्लोराइड डायरिया के लिए या कंजेनिटल डायरिया के लिए आपने जरूर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप क्या पूछेंगे? कोई और चीज? कीमोथेरेपी आपने लाजमी पूछनी है, कैली कीमोथेरेपी या मैलिग्नेंसी का जरूर पूछना है, खुदा के कोई दवाइयां, इसको जब हमने ड्रग इंड्यूस का पूछा तो साधारण कीमो का भी पूछ लेना है। कोई बहुत सख्त दवाई तो नहीं लगती आपने ड्रग के साथ, और फिर मैलिग्नेंसीज के लिए भी आपने देखना है कि पेट में कोई मैस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज माइंड में आती है आपके पास? एचआईवी का आपने पूछना है कि इम्यून डेफिशिएंसी जब हमने पूछी थी, साथ में आपने एचआईवी का भी पूछना है कि भाई खानदान आसपास किसी और को ऐसे मसले तो नहीं कि उसकी कुव्वत मुदाफिक बिल्कुल खत्म हो गई हो और उसको दवाइयां चलती हो, या उसको कोई खास बड़ी बीमारी हो, या आपने एचआईवी का नाम लेकर भी एचआईवी का पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो दीज आर द मेन कॉजेज फॉर क्रॉनिक डायरिया। ठीक है, तो ये सारी आपने एक एक दो दो क्वेश्चंस करके, एक एक दो दो क्वेश्चंस करके, और जब वो नो कर दे तो आपने मूव फॉरवर्ड कर दे जाना। आपने एक एक क्वेश्चन बार बार, स्पेसिफिकली मैं आपको बात बता रही हूँ, आपने एक एक क्वेश्चन बार बार नहीं करना है, रिपीट नहीं करना। आपने ये अपनी क्रॉनिक डायरिया से डिफरेंशियल करके मूव फॉरवर्ड कर जाना है। ठीक है, सेकंड आपसे जिस समय डिफरेंशियल बताया था कि आपके पास सेकंड हो सकती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, पैलर के साथ बच्चा प्रेजेंट कर सकता है, अगर आपके पास बच्चा पैलर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर आप क्या क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशियल्स में? सपोज बच्ची की पैलर के माँ साथ कह रही करते है, हैं तो जॉन्डिस ज्वाइंटिस का का जरूर पूछेंगे। पूछेंगे। ठीक है, हेमेटोमेसिस और का पूछते हैं इसमें। हेमाटोमेसिस का पूछ लेंगे, ब्रूजेस का पूछ लेंगे, बॉडी में ब्रूजेस तो नहीं पड़ रहे। ठीक है, साथ में आपको सपोज वो कहती है कि बच्चा बहुत सफेद पड़ रहा था तो हम डॉक्टर के पास गए थे, तो फिर आप लूज मोशंस का पूछ लेंगी। जब लूज मोशन का बोलेंगी तो डेफिनेटली वो क्या बोल देगी कि यस वो लूज मोशन
करता है साथ में, ठीक है। और क्या क्या चीजें पूछेंगे? ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स। ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स पूछ लेंगे, ठीक है। और Blood transfusion history. ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूछ लेंगे, ठीक है। और Family history of blood. ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किसके लिए पूछ रहे हैं? Family history. थैलेसीमिया के लिए, जी मैम. ठीक है। थैलेसीमिया के लिए आपने लाजमी पूछना है। थैलेसीमिया के लिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पूछेंगे, साथ में आप पूछेंगे बॉन्ड डिस्टेंशन, मतलब ये कि पेट के जो है ना कोई दूध पेट के तिल्ली और जिगर तो नहीं बढ़ना शुरू हो गया था, आपने ऐसे सवाल कर लेना है, ठीक है। और फिर ये पूछेंगे ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हो रही, फैमिली में शादी तो नहीं हो रही, फैमिली किसी और को खून तो नहीं लगता। और क्या पूछेंगे? Diet history. डाइट हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप क्या पूछे? डाइटरी Diet का. हिस्ट्री, ठीक है। उसमें आप क्या पूछेंगे? वीनिंग कब स्टार्ट हुई, अभी वो वीनिंग में क्या दे रहे हैं, और वीनिंग में कितना आप उसको जो है ना बताए कैलोरीज कितने जा रहे हैं, कब वीनिंग स्टार्ट की, अभी हम उसको दूध कितना दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो 2-2 साल पे बच्चे जो है सिर्फ दूध पे ही चलते रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाइटरी हिस्ट्री लें। और और क्या आपके पास डिफरेंशियल आ जाता है? न्यूट्रिशनल पूछ लिया, जब न्यूट्रिशनल पूछा तो साथ एक और चीज पूछेंगे, क्या कहते हैं उसको? पिका, ठीक है। पिका का Malabsorption. पूछेंगे। पिका के लिए हम क्या पूछेंगे कि बच्चा जो है ना मिट्टी चूना तो नहीं खाता, ठीक है। तो इस तरह के आपने से क्वेश्चन कर लेना है। और साथ में आपने क्या पूछना है? थैलेसीमिया के साथ में पूछ लिया, और आपने कोदूदो का पूछ लिया, लिकोमा ल्यूकीमिया लिम्फोमा के लिए साथ में आपने ब्रूजेस का पूछ लिया कि साथ में कोई पैनसाइटोपिनिया तो नहीं चल रहा, ठीक है। और आपने कोई चीज पूछना चाहेंगे? जॉइंडिस का आपने पूछ लिया, ठीक है। और लूज शॉर्टनेस ऑफ मोशन ब्रेथ का का भी पूछ, पूछ सकते हैं, पीडियाट्रिक। क्या कह रही हैं, क्या पूछ सकते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, शॉर्टनेस शॉर्टनेस ऑफ ऑफ ब्रेथ ब्रेथ का फॉर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ होता ठीक है, है। आयरन डेफिशिएंसी नीमिया के लिए, ठीक है। आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह पूछ लेंगे। और उसके अलावा कोई चीज पूछेंगे आयरन Urinary, डेफिशिएंसी नीमिया में? urinary यूरिनरी कोई कंप्लेन, symptoms तो या हाँ, यूरिनरी किसके लिए? renal, सीकेडी के लिए। renal उसके लिए ना, यस, ठीक है, CKD. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीकेडी के लिए भी एक दादा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा प्रेजेंट किस कंप्लेन के साथ करे, तो आपने उस चीज को आगे लेकर चलना है, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो आपको बताएगा लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप लूज मोशन को डिफाइन करके उसको आप किसी न किसी सीले की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन जो बाकी डिफरेंशियल्स है उसको भी एक एक क्वेश्चन करके आपने जरूर रूल आउट करना है। फिर उसके बाद फिर आप आएंगे कि अगर हाँ ठीक है, सपोज बच्चा पैलर के साथ आया, पैलर को पूरा डायोप्रा करके उसकी एसोसिएशंस निकाली, उसका आपने डिफरेंशियल्स निकाले, और फिर आपके पास आ गया अच्छा बच्चा लूज मोशन कर रहा है बचपन से ही, जो है ना 6 मंथ्स हो गए हैं, बच्चा अभी 2 इयर्स का है, 6 मंथ्स ऑफ एज से कर रहा है, तो फिर आप डायरिया को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे उसका। फिर आप डायरिया का बेंजीन डायोप्रा करेंगे कि वो ड्यूरेशन क्या आती है, इंटेंसिटी क्या आती है, और एग्रीवेटिंग और सारे रिलीविंग फैक्टर करके फिर उसकी भी आपने डिफरेंशियल एक दो रूल आउट करके फिर आगे आगे आपने बढ़ना है, अपनी डिफरेंट डायग्नोसिस बनानी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट डिस्कस की थी, क्या हो सकता है? शॉर्ट स्टेचर, कद नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। मोस्ट कॉमनली लूज मोशन तो होते ही, हमने प्रैक्टिकली भी देखे, ज्यादातर यही मसला आता है कि वजन और कद नहीं बढ़ रहा था सीले का, ऐसे ही है। यस। ओपीडी से भी ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो यही होते हैं कि वजन और कद नहीं बढ़ा था, उसके बाद जो हम उसका वर्कअप कराते हैं तो सीलिक पॉजिटिव निकलते हैं। तो अगर वो ही कह रहे कि हाँ वजन और कद नहीं बढ़ा था इसलिए हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो उसमें आप क्या क्या डिफरेंसेस रूल आउट करेंगे? उसमें क्या क्या क्वेश्चंस करना चाहेंगे? Nutrition deficiency, hypothyroidism, गुड। um, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, कोई और chronic disease साथ में हो जैसे ठीक है। नहीं, cardiac. आपके पास क्रॉनिक डिजीज चले, वो आप एक एक दो दो क्वेश्चन कर लें, कोई दिल का मसला तो नहीं चल रहा था, ठीक है। और कोई कोई जिगर का मसला तो नहीं चल रहा था, ठीक है। सीकेडी, वेरी इंपॉर्टेंट सीकेडी, ठीक है। अगर आपके बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ है, और आप कहने के जो हम लोग वैसे भी बात करते हैं टॉक्स के बात करते हैं, बिल्कुल बच्चा जो है ना नॉर्मल बैठा हुआ है, सिर्फ वहाँ कह रही है कि जो है ना कद वजन नहीं बढ़ा था या पैलर आ रहा था, तो हम सीकेडी सीले को जरूर रूल आउट करते हैं। सीकेडी आपने जरूर रूल आउट करना है। उसके लिए हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं वैसे? एक तो हम पेशाब का पूछ लेते हैं कि भाई काम तो नहीं कर रहा था, और एक और चीज हम पूछते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट पे, Hypertension. यस, ब्लड Hy- प्रेशर, ठीक है। आपने पूछना है ब्लड प्रेशर तो नहीं इसका बढ़ा रहता था, ठीक है, वो आपको यस नो जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो बता देगी। और उसके अलावा फिर ऑब्वियसली सीले का हमारे पास डिफरेंशियल में आया, तो उसमें आपने पूछना है, एक तो पैलर का पूछना है, बच्चा का बहुत सफेद तो नहीं लगता, और दूसरा आपने लूज मोशन का पूछना है। लूज मोशन प्लस माइनस है अगर इतना, अच्छा एक बात याद रखें कि सीले के बारे में कहा जाता है जब ये अर्ली प्रेजेंट करता है, मतलब 2-3 साल तक का बच्चा है, तो वो लूज मोशन के साथ प्रेजेंट करता है, और जब वो लेटर इन लाइफ प्रेजेंट करता है तो वो कैसे प्रेजेंट करता है? आइडली, एक्स्ट्राइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस। यस, विच इज ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी है? आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, और
Short stitch. शॉर्ट शॉर्ट स्टिच। स्ट्रेच है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्लिनिकली है, प्रैक्टिकली कही जाती है सीले के बारे में कि इनिशियली अगर ईयर से प्रेजेंट करते हैं तो वो लूज मोशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, और लेटर ऑन अगर प्रेजेंट करेगा तो वो करेगा मोस्ट लाइकली विद आयरन डेफिशिएंसी, नीमियाज या शॉर्ट स्ट्रेच है, यहाँ पे एक्स एंटीसेंल मैनिफेस्टेशन के साथ ज्यादा प्रेजेंट करते हैं एज कम्पेयर टू लूज मोशन। तो लूज मोशन प्लस माइनस है, लेकिन अगर वो शॉर्ट स्ट्रेच के साथ है तो पहला 900 1% बच्चे में होगा इफ ही शी इज सीलिक, ठीक है। और एनीथिंग एल्स आपके पास? फिर हम लोग फैमिलियल, आपने अगर वो शॉर्ट सर्च के साथ है तो आपने एक दो क्वेश्चन लाजमी करने हैं फैमिलियल और कॉन्स्टिट्यूशनल के, लाइक आपकी फैमिली के बाकी लोगों की हाइट कैसी है, डिलेड ग्रोथ, वो ये आपने एक आधे जाए फैमिली और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉन्ग केस तो नहीं आएगा, लेकिन आपने क्वेश्चन करके लाजमी उनको क्या करना है, रूल आउट करना है, ठीक है। फिर आपने ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी को भी अपनी नजर में रखना है, उसके ऑब्वियसली आपके पास प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम में सिर्फ शॉर्ट हाइट ही आएगी। आप हाइपोमैक्सिमा हाइपोग्लाइसीमिया का पूछ सकते हैं, पूछने बाकी इसके जो है ना जिसम के, आपको ये तो नहीं लगता कि जो है ना बाकी बच्चे से छोटा है, शुरू से ही छोटा है या बाद में मसला है, जब कोई फीचर ना लगे तो फिर आप ग्रोथ हार्मोन को तो आगे जाके कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर डायग्नोस केस होगा तो वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा, या कोई ना कोई वदूदों के टेस्ट उसके हुए होंगे, जब आपकी जब हिस्ट्री ऑब्वियसली प्रोग्रेस करेगी तो आप कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग कंप्लेन, और साथ में हमने डिफरेंशियल्स रूल आउट किए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को याद रखें और इनके डिफरेंशियल्स को आप याद रखें, प्लस वहां पे ऐसा होता है कि जब पेशेंट बताता है तो हम एकदम से जोन आउट हो जाते हैं और ना पहले सोचने पड़ जाते हैं कि हमने डिफरेंशियल्स क्या बनाने हैं और हमने क्वेश्चंस क्या करने हैं, ठीक है। दिस वाज अबाउट आवर एचओपीआई। एचओपीआई के बाद आपके पास क्या आएगा? हॉस्पिटल स्टे। एचओपी हॉस्पिटल स्टे, ठीक है। हॉस्पिटल स्टे में हम क्या पूछेंगे? कि क्या क्या अगर तो वो, मेडिसिन ली हैं, कौन से हाँ टेस्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ कौन आने से से टेस्ट? पहले का, के एडमिशन हम्म से पहले और बच्चा। उसकी रिपोर्ट्स वगैरह का, और मेडिकेशंस नहीं, क्या ली हैं। अभी आप यहाँ का पूछेंगे, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन किए ना कि आप अभी का पूछेंगे, यहाँ से पहले का पूछेंगे, अभी आप इसी का पूछेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मरीज आपको पीछे भी लेकर जा रहा हो, आपने जो मरीज बात बता रहे हैं ना उसको मेंटली नोट कर लेना है, उसका मेंटल नोट बना लेना है कि ताकि आगे जब आप पूछने जाए प्रीवियस हिस्ट्री पे जाएं तो आप वो क्वेश्चंस रिपीट ना करें, ठीक है। अपने पास कहीं साइड पे लिख लें कि अच्छा ये से मुझे पास हिस्ट्री का पॉइंट यहीं बता दिए, तो आपको बार बार रिपीट ना करनी पड़े, या आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प हो। सपोज उसने आपको यही बता दिया डॉक्टर साहब इसका हुआ था ना वो टेस्ट सीलेक वाला तो पॉजिटिव आ गया था, यहाँ इसकी जो है ना बायोप्सी हुई थी ना तो पॉजिटिव आ गया, बोलेंगे अच्छा चले ठीक है, मुझे बताएं कि अभी इस वक्त जो हॉस्पिटल में ये रह रही है, आपने माइंड मेंटल नोट बना लिया कि इसकी बायोप्सी हुई हुई है, ठीक है। तो फिर आप आगे जब जाएंगे तो आपको यू डोंट हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन, लेकिन अभी आपने इसी एडमिशन का पूछना है, ठीक है। अभी जो एडमिट हुआ था, अभी क्यों एडमिट हुआ, मरीज आपको बार बार पीछे लेकर जाएगा। आपने पहले प्रेजेंट को सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद पास पे जाना है, ये चीज आपने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज से बहुत हमें मरीज भी घुमाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पेशेंट्स को तो नहीं पता ना कि हमने ये वाली स्कीम फॉलो करनी है, तो वो आपको बार बार पीछे लेकर जाएंगे। आपका काम है कि आपने उसको, ये नहीं कि उसको एकदम आपने शटअप कॉल ले ली, नहीं 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 बस ठीक है आपने मैं यहाँ बताएं, आप उसको उसकी बात सुने, बोले अच्छा ठीक है, और अपने आप मेंटल नोट बना लें कि आगे की हिस्ट्री के आपको उसे एक दो पॉइंट्स बता दिए तो आपने वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करने, लेकिन आप बोले अच्छा ठीक है बहन अभी का मुझे बताएं कि अभी का क्या हो रहा है इसको, वो उसकी तरफ मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, ठीक है। अभी का आपने पूछना है कि अभी आप हॉस्पिटल में आए किस मसले के साथ आए, क्या खून का, अभी वो हॉस्पिटल मोस्ट सीरियस वाला क्यों एडमिट होगा, या तो वो सीरियस क्राइसिस के साथ एडमिट हुआ होगा, या वो जो है ना ट्रांसफ्यूजन के लिए एडमिट हुआ होगा, या वो बायोप्सी के लिए एडमिट हुआ होगा, ठीक है। या वो हो सकता है किसी एआरआई के साथ एडमिट हुआ हो और उन्होंने आपको बच्चा दे दिया हो फॉर लॉन्ग केस, ठीक है। ये दो तीन पॉसिबिलिटीज ये है ना, एम आई राइट? वरना तो सीलेक वाले बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, वो उससे किसी ना किसी, या तो उसको उसके अलावा कोई कंप्लेन होगी होगी, या उसने डायबिटीज डेवलप कर ली होगी, या कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ली होगी, तो उसकी वजह से एडमिट हुआ होगा, ठीक है। तो आपने उसको अभी का पूछना है, अभी क्यों एडमिट हुआ, अभी आपका हॉस्पिटल का स्टे कितने दिन का है, आपको ट्रीटमेंट क्या मिली इन द फॉर्म ऑफ आईवी इंजेक्टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ओरल मेडिकेशन, आपकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हुई, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुई, अगर वो आपको नाम बता देता है टेस्ट हो गए वेल एंड गुड, अगर नहीं बताता तो आपने ज्यादा कुरेदना नहीं है, तो कौन कौन से टेस्ट हुए इनके नाम बताएं, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स कितने थे तो ये कहते थे, बच्चों को नहीं पता होता एंड इट्स परफेक्ट ओके। और उसके बाद आपने पूछना है कि आपका फर्दर प्लान क्या है, प्लान में क्या होगा कि आपका फर्दर डिस्चार्ज प्लान क्या है, या फर्दर आपको डॉक्टर ने क्या बताया कि आपका प्लान क्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो डायबिटीज का बच्चा और अभी किसी के साथ एडमिट हो रहा हो, डायबिटीज मेलेटिस के साथ भी तो एडमिट हो सकता है ना कि न्यूली डायग्नोस्ड हो, ठीक है। बहरहाल उसके बाद आप किसके ऊपर जाएंगे, सारोरी डिजीज के ऊपर, क्या ठीक है, जो है? आपने अभी क्वेश्चन हाँ। किया। उसके बाद पे गए अच्छा ठीक है अब आप मुझे बताएं कि आपका जो शुरू में पहली दफा जब से तशखीस हुई थी
ठीक है। अगर तो ये फर्स्ट टाइम है उसका डायग्नोसिस है, फिर तो आपके पास ये क्वेश्चन की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो सपोज किसी भी और कंप्लेंट के साथ है और कोई प्रीवियसली डायग्नोस्ड केस है, तो फिर आप जाएंगे पास्ट हिस्ट्री के ऊपर या स्टार्ट विद डिजीज के ऊपर। ठीक है, फिर इसमें आपने मेंटल नोट बनाना है कि इसमें आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, आप साहब मुझे बता रही थी कि शुरू में इसको डायरिया होता था, तो फिर आप कोशिश करें वहीं से स्टार्ट करें जहां से उसने आपको छोड़ा था। तो इट विल सेव योर टाइम एंड देयर टाइम, ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं ना। फिर आप कोशिश करें कि अभी बातों कैसे घुमाए कि जो बातों से पहले की हुई थी उन्हीं बातों को आप रिपीट करें। अच्छा आपने मुझे बताया था कि इसको पहले डायरिया रहता है, ठीक है, तो इससे आपका भी टाइम बच जाएगा और उसको भी जो है ना, वो ज्यादातर पेरेंट्स को तो आप जब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो कहीं और से शुरू हो जाते हैं। तो बोले अच्छा आप बता रही थी तो पहले से डायरिया रहता था, तो मुझे बताएं कि जब तब डायरिया रहता था तब किस तरह का डायरिया था। अच्छा फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपका अगेन वही काम शुरू हो जाता है कि जब वो डायरिया बताएगी तो आपने उसके डिफरेंशियल्स रूल आउट करने हैं। अगेन दोबारा सारी आपने साइकिल चलानी है डिफरेंशियल्स रूल आउट करके। फिर आपने पूछा अच्छा इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई थी, क्या उस टाइम पे से खून के टेस्ट हुए थे, क्या उस टाइम इसकी बायोप्सी हुई थी, ठीक है। फिर आपने स्टार्ट डिजीज, फिर आपको उस वक्त ट्रीटमेंट क्या बताया गया था, क्या इलाज बताया गया, डॉक्टर ने कोई परहेज बताया, डॉक्टर ने आपको कोई चीज इस तरह की बताई, ठीक है। फिर आप स्टार्ट डिजीज पे जाके पूछेंगे, फिर आप बोलेंगे अच्छा जो आपके डॉक्टर ने बताया, फिर आपने कंप्लाइंस वगैरह वही भी पूछेंगे, अच्छा ठीक है आपने जो डॉक्टर ने इलाज बताया क्या आपके लिए वो आसान है करना या नहीं करना, ठीक है। तो आपने ये चीजें उससे पूछनी है स्टार्ट डिजीज पे जाके। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चे का कितना क्रॉनिक केस है, कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, और बच्चा फिर ऑब्वियसली आपको किस तरह की मदर हिस्ट्री दे दी है, और ये आपका काम है कि आप उसको प्रिसाइजली खत्म करें 20 मिनट्स अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. एम आई क्लियर? ठीक है। ये सबसे जो ट्रिकी पार्ट जी होता है जी। ना हिस्ट्री का, सबसे ट्रिकी पार्ट वो HOPI को पास्ट हिस्ट्री से डिफरेंशिएट करना, और कब आपने मरीज की किस बात को कहाँ लेकर जाना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं और सबसे ट्रिकी। अगर आप ये करना शुरू कर देना या इस चीज में सक्सेसफुल हो जाए कि अपनी पास्ट हिस्ट्री को आप HOPI मतलब प्रेजेंट हिस्ट्री के साथ आप डिफरेंशिएट कर लें, आपको पता चल जाए अभी ये मसला था प्रीवियस ये मसला था, और आप दोनों चीजों को सक्सेसफुली कर लें, तो आपका केस जो है वो हिस्ट्री आपकी एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट आवर HOPI पास्ट हिस्ट्री। उसके बाद हम किन चीज़ों पे जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस पे, ठीक है। हाँ वो आपके डिपेंड करती क्या है कि हुआ? डिजीज क्या है, और कॉम्प्लिकेशन सी लेके क्या क्या है मोटी मोटी। Crisis. डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, या ये हम्म, एसोसिएशंस में आता है? ये एसोसिएशंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, आपकी Crisis. कॉम्प्लिकेशंस फिर डिजीज आयरन कॉम्प्लिकेशंस क्या डेफिशिएंसी आती हैं, एनीमिया है। ठीक है। एनीमिया है हम्म और डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, इसीलिए क्राइसिस वगैरह। सीलिक क्राइसिस में क्या और होता है? वेल Severe dehydration हो जाती है ना, हम्म, पोटेशियम लॉस, वीकनेस हो ठीक है, जाती है, वीकनेस हो जाती है, और बेसिक डिहाइड्रेशन एनीमिया। बेसिकली वो करते हो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के साथ, इसमें सारे हाइपोकैल्सीमिया और ये हाइपोकैलेमिया वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और उसके क्या, और साथ में हाइपोप्रोटीनीमिया भी हो जाता है, ठीक है। उससे ट्रीटमेंट क्या है? रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्शन। इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, सपोर्टिव, इन्फेक्शन अगर हो तो प्रूडेंट। उसको ट्रीट कर। मैनेजमेंट। इन्फेक्शन अगर है साथ में तो उसको ट्रीट करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है IV फ्लूइड्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। साथ में आप और क्या करते हैं, अगर इन्फेक्शन साथ में है तो आप उसको ट्रीट करते हैं, और ट्रीट, फिर और अगर बहुत सिवियर एंटी केस हो तो फिर स्टेरॉइड। यस, अगर बहुत सी ये आपके पास सीवियर केस आए तो हमें स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके कंप्लाइंस चेक करनी होती है, और कंप्लाइंस जो है ना रीइंफोर्स करने डिस्चार्ज के ऊपर के जो है ना इसकी कंप्लाइंस को आपने देखना है। एट डाइट टाइम्स की ऐसा होता है कंप्लीट। कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी आपको देखने होते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? वीट इनटेक। वीट इनटेक, ठीक है, वो कभी उसने जो है ना वो किया ही नहीं, वो वीट इनटेक लिए जा रहा था। यहाँ पे सडनली उसे एकदम से जो है ना उसने वीट एक्सपोजर कर लिया, काफी टाइम से वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे था, और सडनली उसने एकदम से जो है ना 2 रोटियां खा ली, या सडन जो है ना ग्लूटेन उसको एक्सपोजर आ गया। सेकेंडली क्या चीज आती है? इन्फेक्शंस हैं, अंडरस्टूड सी बात है, कोई पहले वो सीले का था ऊपर से कोई ना कोई इन्फेक्शंस आ गई हैं सुपर इम्पोज, ठीक है। और कोई और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे बर्न, कोई ट्रॉमा, फिजियोलॉजिकल कोई। स्ट्रेस है, या कोई सर्जरी वगैरह उसकी होनी है, उसकी ट्रॉमा है, या कोई सर्जरी वगैरह में था, सर्जरी के साथ जो है ना वो
जो ट्रिगर हो गया। ठीक है, और फिर बाकी वही बात है कि पुअरली कंट्रोल्ड सीलिक डिजीज है जो हमने पहले बात की। या तो सडन ग्लूटेन एक्सपोजर है, यहाँ पे वो जो है ना पुअरली कंट्रोल्ड था पहले, उसका कभी सीलिक के लिए जो है ग्लूटेन फ्री डाइट पे गया ही नहीं। ठीक है, तो दीज आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। बाकी क्लिनिकल फीचर्स वही हैं कि बच्चा सिक आएगा, सिविल डिहाइड्रेटेड आएगा, हाइपोटेंसिव होगा, और जो है ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, फेलियर टू थ्राइव भी हो सकता है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, लेथार्जी हो सकती है, मसल वेस्टिंग वगैरह हो सकती है। और आप लेबोरेटरी के लिए आपके पास ये आ सकता है कि लो सोडियम लो पोटेशियम है। ठीक है, और हाइपोटेंशन वगैरह आपके साथ साथ जो है कॉमन होती है। और फिर आपके पास ट्रीटमेंट में जो हमने बताया सपोर्टिव मैनेजमेंट ही ज़्यादा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स को आपने रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन सिवियर केसेस। ठीक है, तो सीलियक क्राइसिस के लिए आपने जब कॉम्प्लिकेशंस पूछते हैं तो हमने सिर्फ अभी का नहीं पूछना होता। पूछने का मकसद मेरा ये था कि आपने हमेशा ये पूछना है कि सपोज अगर 4 साल का बच्चा है, वो 2 साल से डायग्नोज है, तो आपने पूछना है कि पिछले 2 साल में जब से इसे बीमारी हुई कि अभी अस्पताल में दाखिल हुआ, एकदम से बहुत ज्यादा पानी की शदीद कमी हो गई और डॉक्टर ने कहा हो गया आपने जो है ना से एहतियात नहीं की, इस वजह से मसला हो गया है। तो आपने पूछना है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, जितना भी उसका कोर्स ऑफ डिजीज है, उस दौरान इसको ये कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हुई है। ठीक है, तो आपने पे पूछना है सांचे कभी सांचे दाखिल तो नहीं हुआ सीलियक क्राइसिस के साथ। ठीक है, और फिर आपने जनरल सी बातें हैं आयरन डेफिशिएंसी के लिए, विटामिन ए डी ए के ई के, जो आपके पास मैल न्यूट्रिशन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए पूछने हैं, वो तो आप लोगों के लेवल पे आपने एक दो दो क्वेश्चन करके नाइट ब्लाइंडनेस, बोन पेन, फ्रीक्वेंट फॉल्स, पैलर का, और कभी खून तो नहीं लगा, ये सब क्वेश्चंस आपने के दो दो कर लेने। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या चीजें आ जाती हैं, फिर आपके पास एसोसिएशंस आ जाती हैं। एसोसिएशंस में आप क्या पूछेंगे? हाइपोथायराइडिज्म का पूछेंगे, और हम्म थैलेसीमिया के साथ भी है रिलेटेड ये। हम्म। और थैलेसीमिया के साथ तो रिलेटेड नहीं है ऐसे सीलिए बेटा, नहीं डायबिटीज। डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, एडिसन। एडिसन्स के साथ है। ठीक है, वो आप एडिसन्स के लिए क्या पूछेंगे? स्किन स्किन कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्शन का। की चेंजेस नमक आती तो है। अच्छा, सबको नहीं ये करता याद रखें कॉम्प्लेक्शन डायबिटीज चेंज आपने करने के बताया लिए। है, सीले के साथ यूरिन डायबिटीज ज्यादा तो नहीं करता। बहुत कॉमन है। ठीक है, बहुत कॉमन है सीले के साथ डायबिटीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने कि बहुत रेयरली होता है कि आपके पास सीले का कॉमन सा केस आपको देते हैं, कब अक्सर नहीं देते। वो आपको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड सीले देंगे। और उसमें हमने अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा सीले को डायबिटीज देखे हैं, हर वक्त कोई ना कोई पढ़ाई होता था बोर्ड में, और आई थिंक एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है सीले की डायबिटीज। तो ये ना हो कि जब आप कॉम्प्लिकेशंस पे आए हो तो आपको पता चल रहा हो कि बच्चे को तो डायबिटीज था, तो वो आपको माँ कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इशारा दे देगी कि इसको डायबिटीज था या इसको इंसुलिन मिस होगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने उसको टोटली डिसमिस नहीं कर देना कि क्रॉनिक डायरिया का बच्चा है तो मैं उसी पे चलता रहूं। आपने उसकी बात सुननी है, अपना मेंटल नोट बना लेना कि मैंने फटाफट कॉम्प्लिकेशन से पहुंचना है, मैंने इसकी चीजें रैप अप करूं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट रैप अप करूं, स्टार्ट हुई डिजीज पे जाऊं, उसके बाद मैं उसी कॉम्प्लिकेशन पे आऊं, ताकि मैं इसको डायबिटीज की भी हिस्ट्री ले सकूं, बिकॉज फिर आपको डायबिटीज की हिस्ट्री भी पूरी लेनी है। ठीक है, या तो अगर वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है या वो शुगर के साथ ही आ रही है, फिर तो बात और है, फिर आपने डायबिटीज की हिस्ट्री लेना शुरू करनी है। ठीक है, और उसके बीच में ऑब्वियसली सीलेक जहां जहां आएगा आप उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ना हो कि टुवर्ड्स द एंड आप जो ना कॉम्प्लिकेशंस का वेट करते हैं कि जब कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो ही मैं डायबिटीज को शुरू करूंगा। बहरहाल डायबिटीज हमें लाजमी पूछने कि कभी शुगर, अच्छा इसमें ये चीजें भी आपने पूछनी होती हैं कि कभी शुगर अगर नहीं भी है उसको कॉम्प्लिकेशन, तो आपने ये जरूर पूछना होता है कि वो स्क्रीन हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, कि आपकी कभी शुगर चेक हुई है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पूछना है, कभी शुगर चेक हुई है? अगर वो डायबिटीज नहीं बताता है तो आपने ये बताना है, पूछना है कि कभी स्क्रीनिंग भी हुई है या नहीं हुई। बाकी हाइपोथायराइड का भी आप ऐसे ही पूछते हो कि ऐसे फीचर्स ही पूछते हो, पूछने कभी थायराइड के टेस्ट वगैरह हुए हैं इसके? और और क्या कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएशंस हैं? डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस का पूछेंगे। यस, ठीक है, और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत एसोसिएशन है सीले के साथ। ठीक है, ये कॉमन कॉमन चीजें हैं ना। ठीक है, और बाकी फेलियर टू थ्राइव वेरी इंपॉर्टेंट, हमने फेलियर टू थ्राइव, हाइट वेट नहीं गेन करा, और एपिलेप्सी। ठीक है, जो न्यूरोसीलिक कहते हैं, एपिलेप्सी कौन सी रीजन में होती है ज्यादातर इसकी सीलिक की जो न्यूरोसीलिक होता है इसकी ईजी में कहाँ रीजन आती है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑसिपिटल जोन के अंदर आती है। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब हाँ कैल्सिफिकेशंस। ऑसिपिटल लोब लोब के अंदर कैल्सिफिकेशन आती हैं। ठीक है, तो आपने ये भी पूछना है न्यूरोसीलिक में ना जा रहा हो कभी इसने जो है ना आपको बच्चे को फिट तो नहीं पड़े, छटके तो नहीं पड़े, जैसे दिमाग का जो है ना कभी उन्होंने दिमाग पट्टी तो नहीं की, दिमाग की पट्टी तो नहीं की, तो ये सब चीजें आपने पूछनी है। और उसके अलावा क्या चीजें आ जाएंगी?
एथिमोनोडिज्म आपने समझा दिया, बाकी हेयर फॉल वगैरह हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म बता दिया, डिले टू puberty इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिले टू puberty का आपने लास्ट ही पूछना है अगर बच्चा बड़ा हो तो। ठीक है, फिर आप क्या पूछेंगे? फिर क्योंकि हम पास हिस्ट्री पे चल रहे हैं, फिर हमने हॉस्पिटलाइजेशन का भी पूछेंगे, अब तक कभी अस्पताल में दाखिल वगैरह हुआ है, पहले कभी हुआ है, टेस्ट कौन से हुए हैं, ये सारी चीजें आपने पूछ के फिर आगे चलना है। ठीक है, फिर आगे क्या क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास? हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हमने आगे पूछ लेंगे ना, जब हमने स्टार्ट डिजीज पे गए थे कि इसने क्या क्या किया, कैसे हुआ, कब कब दाखिल हुआ। ठीक है, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस पे आए थे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में साथ साथ मॉनिटरिंग आपने पूछ लेना है। ठीक है, और फिर क्या पूछेंगे? मॉनिटरिंग compliance फॉलो monitoring। मॉनिटरिंग पूछेंगे और वो पूछेंगे, कंप्लाइंस पूछेंगे। ठीक है, मुझे बताया आपने कॉम्प्लिकेशंस पूछ ली, फिर आप पूछेंगे उससे कि भाई अभी तक जो है बच्चा आपको ट्रीटमेंट बताएगी, आपकी कंप्लाइंस क्या थी, फिर कोई और उसकी नहीं अभी तक आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं मिली है, कोई कॉम्प्लिकेशन मिल जाती तो आप उससे हिस्ट्री लेंगे, नहीं तो फिर आप उससे पूछेंगे कि आपके जो है आपको क्या बताया गया था, आपकी कंप्लाइंस कैसी है, आपका डाइट चार्ट कहाँ पे है। और ये आपने लाजमी सीले के बच्चों को डाइट चार्ट लाजमी उनके पास देखना होता है कि वे जो डाइट चार्ट आपका आपको किस तरह से बताइए क्या चीज़ें, उनसे मदर से पूछनी होती है, आपने नहीं उनको बतानी होती, उनसे पूछनी होती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई गई हैं, लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। फिर आपका प्रोटोटाइप हिस्ट्री है, बर्थ, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपने 24 आवर्स का, लास्ट 24 आवर्स का जो है कैलोरी इनटेक निकालना है हॉस्पिटल का भी। और आइडियली ये होता है कि आप जब वो घर पे था इस बीमारी से पहले, सपोज अभी वो XYZ चीज से एडमिटेड है, तो आप उसे ये भी पूछ सकती हैं घर पे जब ये नॉर्मल था, नॉर्मल दिनों में ये नाश्ते में क्या लेता था, या मतलब बीमारी से पहले इसका लास्ट 24 आवर्स का कैलोरी काउंट क्या है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूछें और वो निकालें कि बच्चे की घर पे किस तरह की कंप्लाइंस थी। ठीक है, फिर आपके पास डेवलपमेंट हिस्ट्री, रूटीन में डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली आपको पता है हम सबने पूछनी है मोटे तौर पे, अगर बच्चा बड़ा है तो बहुत ज्यादा जाके डिटेल में पूछने की जरूरत नहीं है। फैमिली पूछनी है, सोशो इकोनॉमिक पूछनी है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं वो क्या है? इम्पैक्ट, कंसर्न एंड नॉलेज अबाउट डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी लॉन्ग केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इस या ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे आप एग्जामिनेशन साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जामिनेशन चाहे साथ साथ स्टार्ट कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली 40 मिनट्स में हमें चीजें रैप अप भी करनी है, और साथ साथ आप उनसे पूछती रहें कि अच्छा चले बताएं इम्पैक्ट, कंसर्न, नॉलेज में आप क्या चीजें पूछेंगे? आप लोग बताएं क्या क्वेश्चन करेंगे? स्कूल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, यस, कैसे पूछेंगे? ये बच्चा स्कूल जाता है और कभी हम्म। ये ना स्कूल मिस तो नहीं हो रहा, पेपर्स दिए कि नहीं दिए, क्लास में पीछे तो नहीं रह गया। ठीक है, सीले के लिए स्पेसिफिकली क्या पूछेंगे? हम्म, अगर सीले का कोई बच्चा आपके पास आ रहा है, हम स्कूलिंग का उससे पूछ रहे हैं और इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, तो हम क्या पूछना चाहेंगे मदर से? एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, क्या पूछेंगे? स्कूल में पढ़ाई ठीक करे, ठीक है, मिस मिसिंग लंच स्कूल डेज या मिसिंग स्कूल डेज पूछ लेंगे, और डेली स्कूल जा रहा है, एक चीज जो डेली बच्चा स्कूल लेकर जाता है क्या होती है और वो? कंप्लायंस के उधर तो कोई ऐसी चीज बच्चा नहीं खाता, लंच तो क्या ब्रेक कहते हैं वगैरह इसको? में। लंच ब्रेक। और लंच। सबसे घर से उसे क्या लेके जा रहा है वो? लंच बॉक्स। ठीक है, अच्छा ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कि गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आपने वहां पूछ लिए तो एग्जामिनर देखते हैं अच्छा चलो इसने ये वाला क्वेश्चन पूछा, अच्छा लंच बॉक्स में स्कूल में क्या लेकर जाता है। आपने एग्जामिन करते करते पूछा अच्छा बताएं स्कूल जाते हैं, अच्छा कौन सी क्लास में आते हैं स्कूल में, ठीक है, ये तो सब पूछते हैं ना, ये तो जनरल क्वेश्चन जो हर किसी ने पूछते हैं, सबने रट्टे लगाए होते हैं। ठीक है, स्कूल में ठीक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कैसी आ रही है, पढ़ाई में कैसा है, ये सब तो पूछते हैं। अच्छा, लंच बॉक्स लेकर जाते हैं घर से या वहां से लंच बॉक्स लेते हैं? ठीक है, ये आपने पूछना है। ठीक है, दीज आर द गोल्डन क्वेश्चन। जब आप ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो एग्जामिनर को होता है अच्छा इसको पता है कि ये यहाँ पे because सबसे ज्यादा जो है यहीं पे मिक्सिंग होती है ना बच्चों की, जब वो जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो घर से कुछ लेकर जाते हैं, वहां से कुछ खा लेते हैं, तो लंच बॉक्स में आप क्या देती हैं? और बेटा आप अगर बच्चा बड़ा है, बेटा आप स्कूल में क्या खाते हो, जो मम्मा लंच बॉक्स देती है वही खाते हो या वहां से चीज ही लेकर खाते हो? तो बच्चे बता देते हैं अक्सर इस तरह की चीजें कि हाँ हाँ मैं वहां से समोसा लेकर खा लेता हूँ, या मैं वहां से अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अक्सर होते हैं मतलब ग्लूटेन फ्री देती हैं और बच्चे वहां जाके क्या कर लेते हैं दूसरे बच्चों के साथ एक्सचेंज शेयर कर लेते कर। हैं या शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपने पूछना है कि लंच बॉक्स में आप क्या देती हैं। फिर पार्टी का पूछना है कि अच्छा बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो कोई चीज ही तो नहीं खाता, कोई चिप्स पापड़ तो नहीं खाता। ठीक है, तो ये चीजें आपने पूछना है। इम्पैक्ट का पूछना है कि अच्छा स्कूल जा रहा है, इम्पैक्ट का ये मतलब है कि जो लंच बॉक्स लेकर जाते हैं क्या उससे उसको बच्चे को लगता है कि हाँ मैं सब बच्चों से मुख्तलिफ हूँ। तो आपने ये क्वेश्चन पूछने का ये बहुत अपने पता नहीं देता कि मैं बच्चों से मुख्तलिफ हूँ, आपने ये क्वेश्चन सेंसिटिव क्वेश्चंस करने हैं।
ठीक है, सिर्फ बात यही खत्म नहीं कर देनी थी सर क्या असर पड़ रहा है आप पे, क्या असर पड़ रहा है, डेट्स इट। आपने स्पेसिफिक डिजीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने हैं कि इसका, जब ये बाकी बच्चे खा खा रहे होते हैं कोई भी चीज, चिप्स या बिस्किट, तो क्या ये बहुत ज्यादा उदास नहीं हो जाता कि मैं ये चीज नहीं खा पा रहा? तो पेरेंट ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि हाँ ये हो जाता है, या वो कहेंगे नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह के एक दो, और एम्पैथिकली, बहुत एम्पैथिकली आपने पूछना है। एक मशीन एक तो नहीं पूछनी, अच्छा ये फिर उदास तो होता होगा ना जब बच्चे बाकी बिस्किट खाते होंगे तो आपका बच्चा नहीं खा रहा होगा, तो वो कहेंगी हाँ। और फिर वो हो सकता है वो आपको ये भी कहेंगे हाँ मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है या मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर मदर बहुत इमोशनल हो रही होगी तो आपको अबॉर्ट कर देना है क्वेश्चंस और मूव फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये वाज अबाउट इम्पैक्ट। कंसर्न्स और नॉलेज फिर आखिर में बजाय, अच्छा आपको बीमारी के बारे में क्या पता है, आप क्या जानती हैं, आपको क्या पता है कि इससे क्या चीज़ियाँ हो सकती हैं, आपको बताया हुआ है डॉक्टर ने, और इसका आपको पता है कि जिंदगी भर ये इलाज चलेगा। इस तरह की आपने डिजीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस एक आधा जरूर करना है, सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं करने। और बाकी क्या पूछेंगे, कंसर्न, आपका कोई सवाल जवाब है जो आप पूछना चाहती हैं। ठीक है, अच्छा याद रखें ये तीन क्वेश्चन है आखिर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने डिजीज के साथ मॉडिफाई करना ही करना है। सिर्फ प्रोटोटाइप जो किताबों में लिखे हुए वो उन क्वेश्चन से गुजारा नहीं होता। बाकी इम्यूनाइजेशन और डेवलपमेंट और ये सब चीजें ये तो प्रोटोटाइप हैं, ये तो आपने जनरल क्वेश्चंस करने। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन? दिस वाज अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन है तो हम आगे चलें, तो फिर डिस्कशन कर लें सीए के ऊपर। अच्छा, ये जो कंसर्न्स है ना, तो ये बस पेरेंट्स की कंसर्न सुन के हमने तो आगे उनको कुछ नहीं कहना होता ना, कि आप मतलब बस उनसे ये पूछना है कि आपने एम्पैथी शो आप करनी है। कि मतलब ठीक इस है, यू बीमारी हैव। के बारे में आपको क्या चीज बहुत डिस्टर्ब कर रही है या ज्यादा आपको हम्म। मुतासिर कर रही है, बस ये पूछना जी, है। यस, आपने अपनी अच्छा, तो एडवाइसेस बताना तो लेनी है वहां कुछ पे। नहीं है ना अपनी तरफ से। नहीं नहीं, नो, नो। आप सही। काउंसलिंग थोड़ा ना ठीक। करें, ठीक है, आपने सिर्फ उनसे पूछने, बल्कि आपने बिल्कुल भी हम्म। किसी किस्म की मैनेजमेंट उनको नहीं बतानी कि हाँ ठीक है। आपने सही। सिर्फ एम्पैथी शो करनी है। ठीक है, आपने ठीक। एम्पैथी क्या मतलब, ये नहीं कि आप मशीन बन के बैठे रहो, इससे कुछ आपसे सवाल का बोले हाँ हम्म। हाँ ठीक है, बिल्कुल ब्रश ऑफ कर दिया, और ये होता है। ठीक है, और ये मैं आपको जो हम्म। बातें बता रही हूँ, ये आप जो जिन्होंने एग्जाम्स दी में एक आधा, उन सबको पता है कि वहां जाके इतनी जल्दी में हम 40 मिनट में यही सब कुछ करते हैं कि हम मदर को ब्रश ऑफ भी कर देते हैं, हम मदर को चुप भी करा देते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुके। बिकॉज हम्म। हमारी प्रैक्टिस ऐसी बनी हुई वो पड़ी, तो खास तौर पे जो हम प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमारी प्रैक्टिस ऐसी बनी होती है, अच्छा बीबी एक मिनट चुप करें, हम करते हैं ना, तो एग्जाम में भी हम्म। हम ये कर जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर वो आपको बोल रही है तो आपने एम्पैथी शो करनी है, जी जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकती हूँ, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, अल्लाह आसान करे आपके लिए। ठीक है, और आपने डॉक्टर साहब से इस बारे में, अगर वो आपसे कोई बहुत पर्सनल लेवल तो वो करती नहीं है, उन सबको पता होता है। अगर वो आपसे एकेडमिकली कोई ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्वेश्चन करेगी तो आप उनसे बोलेंगे अपने डॉक्टर साहब से आप इस बारे में मशवरा कर सकती हैं। आपने उनको किसी किस्म की मेडिकल एडवाइस नहीं देनी। ठीक है, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं होता कि आप उनको वहां के मेडिकल इलाज बताना शुरू कर दें। ठीक है, सही। और एनी क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिस्कशन कर रहे थे स्पेसिफिकली अबाउट सीलेक। सीलेक, व्हाट इज बेसिकली सीलेक? सीलेक है क्या? ग्लूटेन अभी आप एलर्जी। उन्हें मुझे बताना है। ग्लूटेन मम्मा मम्मा ग्लूटेन एलर्जी मम्मा होती है? हमारा क्या? आई डोंट थिंक सो, एलर्जी होती है। सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी आई थिंक डिफरेंट है। एनीथिंग एल्स? इम्यून इम्यून मीडिएटेड मीडिएटेड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। तो व्हाट इज ग्लूटेन सेंसिटिविटी? ग्लूटेन सेंसिटिविटी नादिया आपने बताया था। जी मैम। व्हाट इज ग्लूटेन सेंसिटिविटी? इसके अलग अलग डेफिनेशंस गिवन है। मैम के वो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो ग्लूटेन को सेंसिटिव होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, जैसे ग्लूटेन आता है वो फौरन हम्म। अच्छा, पास कर ग्लूटेन जाते सेंसिटिविटी हैं। इज डिफरेंट फ्रॉम सीलेक। ठीक है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी में आता है कि एब्डोमिनल पेन या ये सब आपकी ग्लूटेन एक्सपोजर से आपको सेंसिटिविटी है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन आ सकता है, डायरिया आ सकता है, लेकिन आपके पास सीरोलॉजी या आपके पास हिस्टोलॉजी पॉजिटिव नहीं आती फॉर सीलेक। ठीक है, ये चीज माइंड में रखते हैं, उसमें सिर्फ सेंसिटिविटी आती है। सीलेक इटसेल्फ क्या है? अच्छा, और जो सेकेंडली एलर्जी किसने बताया था? अभी तो नहीं बताएंगे। वो ग्लूटेन एलर्जी क्या होती है? एनी आइडिया, कोई भी बता मैम दे। ग्लूटेन एलर्जी में होता है कि एलर्जिक सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। एलर्जिक सिम्टम मतलब ये कि आपने जैसे ग्लूटेन लिया बच्चे को, साथ ही साथ जो ना अर्टिकेरिया रैश, एलर्जी किसी चीज से होता है, क्या होता है, पीनट एलर्जी होती है कि एलर्जी होती है, तो बच्चे को क्या होना शुरू हो जाता है?
एकदम से हम्म उसको अर्टिकेरिया रैश आ जाता है, एस्थमा वीज आना शुरू हो जाती है, एक्जिमा होना शुरू होता है, एंजियोडीमा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की वो एलर्जी के सिम्टम्स हैं। सीलिक इटसेल्फ क्या है? ठीक है। ऑटो ये, हाँ, ऑटो इम्यून या इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इम्यून ये मेडिएटेड, चीजें, सॉरी। यस, ठीक है, ये चीजें आपके पास, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जब आप वहां पे इस तरह की चीजें बोलते हो, एग्जामिनर वहीं पकड़ लेता है, फिर हम लोग बाहर आके सोचते हैं कि हम फेल कैसे हो गए। ठीक है, तो ये वो चीजें होती हैं जिसपे एग्जामिनर सम हाउ जो होते हैं ना, वो कहते हैं इसको ये नहीं पता कि सीलेक है क्या चीज, तो बड़ा माइंड कर जाते हैं। खास तौर पर जितने सीनियर एग्जामिनर्स होते हैं उनको होता है कि इसको यही नहीं पता कि सीलेक होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसने ट्रीट क्या करना है सीलेक को, वो तो उसी पे कंफ्यूज हो गई थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली सीलेक, उसको डिफाइन ही नहीं करना आया। तो ये चीजें बहन का ख्याल रखा करें, इम्यून मेडिएटेड होता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास इंटेस्टिनल डैमेज आते हैं, और इसमें क्या चीज़ आती है यहाँ पे क्लासिकली, उसके ऊपर बायोप्सी में क्या चीज़ आती है हमारे पास? सीलिया एब्सेंट अ, क्या आता है, सॉरी? विलिस एट्रोफी, विलिस ट्रॉफी आती है, और इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बायोप्सी में आती है। तो इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? स्टार्टिंग फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीबीसी, सीबीसी। यस, सीबीसी में हम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन सीबीसी? एनीमिया। लो एचबी, ठीक है, लो कौन सा एमसीवी, एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, यस, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी उसके बाद आएगा। उसके बाद हम क्या करवाते हैं? टोटल आईजीए टीटीजी आईजीए ठीक है, आईजीए, टोटल आईजीए सीरम और आईजीए लेवल, आईजीए। सीरम टीटीजी। ठीक है, उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशन होती है, हाउ हाउ मच फोल्ड रेज्ड हो? 10 times मोर देन 10 टाइम्स more than रेज्ड हो। 10 ठीक है, times. उसके बाद उसे क्या चीज हम देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो मोर देन 10 टाइम्स, तो क्या है वो? पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें फिर कोई और टेस्टिंग करानी होती है? Anti-endometrial antibody. ठीक है, एंटी एंडोमाइजल क्लिनिकली हम नहीं कराते, लेकिन बुक कहती है कि आपने एंटी एंडोमाइजल एंटीबॉडीज करानी है, और फिर अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो आगे पास क्या है? सी लेगा। उसके बाद हम क्या करवाएंगे? ड्यूरल बायोप्सी। उसके बाद रेगुलर बायोप्सी हम करवाएंगे? No. नो। ठीक है, नहीं करवाएंगे। अगर आपके पास टीटीजी पॉजिटिव आ गया, एंटी एंडोमाइजल एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गए, उसके बाद हम बायोप्सी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, और अगर एंटी एंडोमाइजल एंटीबॉडीज नेगेटिव आ गए तो फिर क्या करेंगे? फिर बायोप्सी करेंगे। फिर बायोप्सी करवाएंगे। ठीक है, अगर लेस देन 10 टाइम पॉजिटिव आ गया लेकिन आपके पास क्लिनिकल सस्पेशन है, तो फिर हम क्या करवाएंगे? फिर बायोप्सी। फिर हम बायोप्सी करवाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लगाया है आपके पास नेल्सन ने बना हुआ है, आपने ये याद रखना है। अगर आपके पास एंटी टीटीजी पॉजिटिव आ भी जाता है तो आपने उसके बाद एंटी एंडोमेजियल बॉडी करवानी है। अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली सी लेग, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो हमने बायोप्सी करनी है। अगर वो लेस देन 10 टाइम आती है लेकिन आपके पास सस्पेशन है, तो वी गो टूवर्ड्स बायोप्सी। बायोप्सी में मैंने आपको बताया क्या चीजें आएंगी आपके पास? विलस एट्रोफी वेस इंट्राएपिथेलियल एट्रोफी, इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आएंगे। ठीक है, और इसमें जो कौन सी सीरिंग हम यूज करते हैं, एस क्राइटेरिया कौन सा यूज करते हैं, कौन सी क्राइटेरिया हम यूज Marsh, करते हैं फॉर Marsh classification. एस्पेगैन? ठीक है, एस्पेगैन क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें ना मोटे तौर पे इनके आपको नाम पता होने चाहिए। एस्पेगैन क्राइटेरिया है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको सीलिया, जब हम गैस्ट्रो की बात करें तो इवन नेल्सन भी एस्पेगैन क्राइटेरिया की बात करता है। जो नेल्सन ने गाइडलाइंस मेंशन की हुई हैं उनका आपको पता होना चाहिए। एस्पेगन क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, और उसमें हम कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं उसके लिए बायोप्सी Marsh. में? मार्च क्लासिफिकेशन। ठीक है, मार्च क्लासिफिकेशन, ये मोटे मोटे नाम है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछे मार्च क्लासिफिकेशन तो आपको पता हो कि हम किसकी बात करें। इसमें 3 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 में आपके पास सिर्फ इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट आते हैं। स्टेज 2 के अंदर लिम्फोसाइट्स प्लस क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया आता है। स्टेज 3 में लिम्फोसाइट्स क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया प्लस विलिस एट्रोफी आती है। फिर स्टेज 3 के एबीसी आते हैं फर्दर कि विलिस एट्रोफी कितनी हो रही है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा? ट्रीटमेंट आपके पास क्या आएगा सीले का? Lifelong ग्लूटेन फ्री। और gluten उसमें क्या क्या free क्या diet. अवॉइड करेंगे? ग्लूटेन फ्री डाइट पेरेंट्स तो क्या बताएंगे? ये गंदम और उससे बनी हुई चीजें नहीं कौन Wheat, सी देनी। चीजें? rye, वीट ड्राई तो बार्ले, नहीं बचे, आप मरीज को वीट ड्राई तो नहीं barley, बताएंगे ना, आप क्या बताएंगे? रोटी रोटी गंदम, रोटी, ब्रेड गंदुम केक और ब्रेड, gandum, बादाम maida, मैदा, maida, मैदा
मैदे से बनी और हुई चीजें। बाजरा, मैदे से बनी हुई चीजें कौन सी? आटा और बेकरी की कुछ सारी आगे बढ़े ना, चीजें, आटा बेकरी हो की गया, सारी गंदम बेकरी हो की गया, मैदा, टॉफी चॉकलेट। बेकरी की चीजें, ठीक है, कौन सी चीजें? बिस्किट, और चॉकलेट वगैरह पिज्जा इत्यादि। खिला दे, नहीं। 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 ठीक है। तो ये चीजें आप बेकरी की बताएं, तो फिर चीजें। केक लेकर खिला दूं बच्चे को? नहीं नो। नहीं। कैंडी खिला दूं? उसमें तो मैदा नहीं होता। नो मैम, चॉकलेट, नो। बिस्किट, मिठाई, ठीक है, सब। सेवइयां बना के खिला दूं फिर? नो। नो। नहीं। ठीक है, तो ये सब याद करें ना आप लोग, ठीक है, ये सब आपके नाम, आप ऑटो के लेवल पे तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। आपने रोटी नहीं देनी, बेकरी की बनी हुई कोई चीज नहीं देनी, बाहर की बनी हुई चीजें नहीं देनी है आपने। बेसन दे सकते हैं? नहीं, बेसन भी यस। नहीं दे। बेसन दे सकते हैं, नहीं दे सकते? बेसन नहीं देंगे। दे बेसन के दे बारे में ये सकते कहते हैं। हैं कि बेसन अगर आपने लेना है तो आप खुद अपने सामने पिसवा के जो है ना यूटिलाइज करें, क्योंकि आपके हम्म। पास जितनी भी चक्की के एलिमेंट्स आते हैं ना ये सब। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना आटा आपने लेना है, कौन सा, अच्छा कौन सा आटा हम एडवाइस करते हैं इनको? ज्वार। जो एक जो और बाजरा, जवार। चौका बाजरे का। हम एडवाइस ये करते हैं कि आप इसको जो है ना खुद जाके पिसवाएं, बाजार से ना लें। होता यह है कि चक्की तो सेम होती है, उसी में जो है ना गंदम पिस रही होती है, उसी में हर चीज अगर वो मिक्सिंग हो पिस जाती रही है। होती है तो मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। और बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो एडवाइसेबल यही है कि या तो फिर आप ग्लूटेन फ्री आटा खरीदें बाजार से, ठीक है, या फिर आप अगर खुद पिसवा रहे हो, ऑब्वियसली हमारे, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, हर बंदा तो नहीं ग्लूटेन फ्री, जिस चीज के ऊपर लिखा जाए तो उसके प्राइस ही स्काई रॉकेट पहुंच जाते हैं। तो आपने उसको, अगर आप खुद चक्की से जाके बाजरा पिसवा रहे हैं या आप चावल की रोटी बनवा रहे हैं, तो आपने उसको अलग पहले चक्की को साफ करवा के, ठीक है, अपनी निगरानी में आपने खुद पिसवाना है, ठीक है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो सकते हैं कि अच्छा मिक्सिंग हो रही है, हाउ विल यू ट्रीट इट, का आप कैसे बताओगे? तो आपने ये चीज देखनी है, क्या बच्चा ट्रीट ठीक नहीं हो रहा, तो फिर अब वो कहते हैं कि अच्छा आप बताएं और क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि चक्की के लेवल में मिक्सिंग हो रही हो। तो बेसन का भी है कि इटसेल्फ बेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसन के अंदर मैदा मिला होता है, जो वहाँ पर रेडीमेड बेसन आता है, तो इससे पकौड़े भी वो नहीं खा सकता, बिकॉज मैदे की मिक्सिंग होती है जो हमारे पास आता है, तो हमें कोई श्योरिटी तो नहीं ना कि उसमें कोई चीज नहीं है, तो एडवाइसेबल नहीं है, ठीक है। और चावल खिलाएं, सब्जियां, फ्रूट, चावल अंडा, खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, फ्रूट फ्रूट्स, खिलाएं, अंडा, वेजिटेबल, गोश्त। वेजिटेबल्स, गोश्त, डेयरी ठीक है, प्रोडक्ट्स, मिल्क डेयरी वगैरह, प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिश। आप ये सब खिला सकते हैं। फिर आपने ऑब्वियसली जिस उनको पेरेंट्स को काउंसिल करने के भाई को, और फिर उसके अलावा क्या चीजें देंगे आप उनको? डाइट चार्ट देंगे। डाइट चार्ट, डाइट चार्ट देंगे, और आयरन। आयरन देंगे, ठीक है, आयरन और जो बाकी उसके जो है ना एज नीड भी। ग्लूटेन फ्री मल्टीविटामिन। डाइट आप कब लेबल करते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट है? लेस देन 20 पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट पर ठीक है, और कितने मिनट। एमजी के तकरीब आते हैं? 20 mg तकरीबन इन 1 kg ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेल्सन ने जिसको मेंशन किया हुआ है लेस देन 20 पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ 20 mg इन 1 kg प्रोडक्ट, ठीक है। फॉलोअप कैसे करेंगे? एवरी 6 मंथ के बाद सीबीसी, टीएफटीज और आरबीएस और ठीक है, वेट एंड टीएफटी हाइट। आपने सबके करवाने हैं, सीलॉलॉजी सबकी करानी है? मैम 6 मंथ्स करानी के तो बाद है। से करवानी है सीरोलॉजी? वेट। नेल्सन ने वैसे लिखा हुआ है फर्स्ट 2 3 इयर्स में आपको ईयरली चेक करवा लें, ठीक है, उसके बाद जरूरत नहीं है सीरोलॉजी कराने की, ठीक है, उसे ईयरली लिखा हुआ है। और उसके अलावा वेट एंड हाइट देखेंगे। ग्रोथ पैरामीटर्स। ग्रोथ पैरामीटर, अच्छा बायोप्सी की इंडिकेशन है दोबारा करवाने की? नो। कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, कोई इंडिकेशन नहीं है, एनी इंडिकेशन थिंक ऑफ जिसके अंदर बायोप्सी दोबारा इंडिकेशन हो? अगर इम्प्रूव ना हो रहा हो, ऑल्टरनेट अगर इम्प्रूव डायग्नोसिस। ना हो रहा हो, ठीक है। व्हाट इज अनरिस्पॉन्सिव सीलिक डिजीज? हम्म, जो ग्लूटेन फ्री डाइट को भी रिस्पॉन्ड ना करें। तो क्या होती है अनरिस्पॉन्सिव? रिस्पॉन्स अगर आपके कर। पास अनरिस्पॉन्सिव सीलिक डिजीज आ रहा है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? अप्रोच आपके पास आ रहा है 6 मंथ्स के बाद कंप्लायंस, अनरिस्पॉन्सिव है, तो व्हाट विल यू डू? कि वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। डाइट ले कंप्लायंस रहा है। देखेंगे पहले। कंप्लाइंस देख लेंगे, ठीक है, कंप्लाइंस आपने देख ली, कंप्लाइंस में क्या देखेंगे? कि वो ग्लूटेन फ्री डाइट कि सच में बच्चा ले रहा वाकई है में या ग्लूटेन नहीं। फ्री डाइट ले रहा है या नहीं। ठीक है, सही है, वो कैसे चेक करेंगे? पेरेंट से हिस्ट्री लेकर, ठीक है। हम्म। अगर वो ले रहा है ग्लूटेन फ्री डाइट ही ले रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो ग्लूटेन फ्री, आपने उसको एडवाइस किया, आपसे वापस उसे फॉलोअप में बुलाया, बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस है उनकी ग्लूटेन फ्री डाइट पे, फिर?
बायोप्सी फिर दोबारा करेंगे? कौन सी बायोप्सी दोबारा करेंगे? ड्यूटेनल बायोप्सी और रिकंसिडर करेंगे उसको, डायग्नोसिस को। वो तो हमने शुरू में ही कर लिया था, वो रिकंसिडर आपको पहले ही करना चाहिए था। सबसे पहला स्टेप ये हम्म, है जो नेल्सन ने लिखा हुआ है, आपने कंफर्म करनी है एक्यूरेसी की सीलिएक डिजीज की। ठीक है, अगर आपके पास सपोज से आपने टीटीजी के ऊपर किया हुआ तो आप ईएमए करा लें, अगर ये पॉसिबल है तो फिर आपने बायोप्सी रिपीट करा लें। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एडहेरेंस के ऊपर आना है, अगर एडहेरेंस भी है तो फिर हम स्मॉल बायल बायोप्सी भी करवाते हैं, कोलोनिक बायोप्सी भी करवाते हैं लॉन्ग विद ड्यूडल बायोप्सी। ठीक है, उसमें हमें एंटेराइटिस देख रहे होते हैं विद वेरियस एट्रोफी, और अगर वो आ जाते तो फिर हम क्या करते हैं, हो गए उसमें हम अगेन जो है ना, फिर हम उसको अदर कॉजेज ऑफ वेलिस एट्रोफी की तरफ देखते हैं। जो अगर आपके पास आ रहा है बच्चा और आपके पास नहीं आ रहा, आपने सीले के लिए सब रूल आउट कर लिया बच्चे का, या तो हम उसे रिफ्रैक्टिव सीलियर डिजीज लेबल करते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, बायोप्सी में हम सेकंड जो सेकेंडरी कॉजेज ऑफ वेलिस एट्रोफी होते हैं उनको देखते हैं। अदर कॉजेज कौन कौन सी वेलिस एट्रोफी की, अदर देन सीले? इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून इम्यूनोडेफिशिएंसी, सिस्टिक डेफिशिएंसीज हैं, फाइब्रोसिस। और जीआरडीएसिस भी करवा सकते हैं, क्रॉन्स करा सकते हैं, काउमिल प्रोटीन एलर्जी है, ट्रॉपिकल स्प्रू करवा सकते हैं, साइनोफिलिक एस्टाइटिस है। फिर हम इन सब की तरफ देखना शुरू करते हैं, या इन सब की हम लोग डिफरेंसेस बनाना शुरू करते हैं जो अदर कॉजेज आती हैं फॉर विलिस एट्रोफी। नेल्सन ने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें ड्यूरल लिम्फोसाइटोसिस की भी उन्होंने अलग से चार्ट बनाई हुई कॉजेज, और विलिस एट्रोफी की बनाई हुई, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, ड्रग्स भी गिवन है, फूड एलर्जीज हैं, जीआरडीएसिस, क्रॉन्स, साइनोफिलिक रेडिएशन है, डिसेंट लिम्फोमा है, एचआईवी इंटेरोपैथी है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, ग्रावस इज होल डिजीज, और प्रोटीन एलर्जी, एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो ये कॉजेज आपको पता होनी चाहिए, आपके पास मेन मेन तीन चार कॉजेज कि ये कॉजेज और हो सकती हैं कि अगर हाइपरजोर्नल लिम्फोसाइटोसिस आ रहा है या विलिस एट्रोफी आ रही है तो हम इन कॉजेज को रूल आउट करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे। अगर इनमें से भी कोई कॉज नहीं आती तो हम क्या इसको लेबल कर देते हैं रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज। ठीक है, अगर कोई और कॉज नहीं निकलती तो हम रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज को लेबल कर देंगे। सही है, ठीक है या आपका मैम। नेल्सन में चार्ट बना हुआ है टुवर्ड्स एंड, वो आपने एक दफा देखना है फॉर रिफ्रैक्टिव सीलियर या अनरिस्पॉन्सिव सीलिक डिजीज। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया अबाउट सीलिक डिजीज, वो सी सीलिक डिजीज में मेन मेन चीजें ही पूछने हैं आपको, ज्यादा वाइवा डिफरेंशियल्स की तरफ ही जाते हैं। टॉलरेंस आइडिया में डिस्कस कर लिया था, ट्रीटमेंट में डिस्कस कर ली थी, और सी चीजें हमें डिस्कस कर ली थी। सिर्फ फिब्रोसिस के बारे में भी हमें डिस्कस कर लिया था, उसी मेन जो है क्वेश्चंस कि आपने इसका रिस्पायरेटरी सिम्टम्स का लाजमी पूछने हैं। ठीक है, जियाडेसिस के बारे में हमने पूछ लिया था कि उसे एब्डोमिनल पेन है, फाउल स्मेलिंग है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, ट्रीटमेंट क्या होती है जियाडेसिस की, पर इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं? टूल फॉर ओवर, हम्म, और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगी? एल्बेंडाजोल नहीं, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल देते हैं ना, नॉर्मली हम ओपीडीज में फ्लैजल देते हैं, और उसके अलावा एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास वो केसेस होते हैं जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, लेकिन हाँ बस फर्स्ट लाइन हम फ्लैजल यूज कर रहे होते हैं, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, बाकी फिर आपके पास आ जाती हैं विपल स्क्रू, ट्रॉपिकल स्क्रू। इनके आपको थ्योरेटिकली इनकी चीजें पता होनी चाहिए, क्लिनिकली आपके पास ऑब्वियसली ये चीजें तो नहीं आती हैं, तो आपके बारे में इसके इतने क्वेश्चनिंग इन चीजों पे नहीं करते हैं जर्नल एग्जामिनर। बहरहाल आपको एक ही दो दो इंपॉर्टेंट बातें, विपल डिजीज के बारे में हमने आई थिंक डिस्कस, ट्रॉपिकल स्क्रू के बारे में डिस्कस करते हैं। विपल डिजीज में क्या होता है, विपल डिजीज की एटियोलॉजी क्या है? इन्फेक्शियस है ना, इसमें इन्फेक्शन ट्रेपोनीमा हम्म, कॉज है ना, यस, और फीचर्स क्या होते हैं? वही डायरिया हो सकता है, डायरिया। लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, डायरिया, आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लेकिन साथ इसमें में जो आ ना सकते हैं। लिम्फेडिनोपैथी, यस, लिम्फेडेनोपैथी होती है, और फिर इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? यूडिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। बाय लिम्फ लिम्फ नोड नोड बायोप्सी। बायोप्सी होती है, उसमें क्या आते हैं लिम्फ नोड में? पीएस पॉजिटिव वेरी मैक्रोफेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, पीएस पॉजिटिव मैक्रोफेजेस आ रहे होते हैं। ट्रीटमेंट क्या आती है इसकी विपल डिजीज की? सेप्ट्रॉन, सेप्ट्रॉन। एंटीबायोटिक देना पड़ता है सेप्ट्रॉन। उसके बाद सेप्ट्रॉन। क्या आईवी एंटीबायोटिक देंगे, इसे सेप्ट्राइजोन और मेरोपेनम है फर्स्ट 2 वीक्स, और उसके बाद हमारे 2 इयर्स का सेप्ट्रॉन जो है, कोट्रामेजोल, इसको हमें साथ में ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है ये वाले जो कंजेनिटल डायरियाज होते हैं, कंजेनिटल क्लोराइड डायरिया मोस्ट कॉमनली होते हैं। उसमें क्या चीज आती है, कंजेनिटल क्लोराइड डायरिया किस एज से स्टार्ट होता है? सिंस सिंस बर्थ बर्थ, होता है। सिंस बर्थ ही स्टार्ट हुए। तो कैसे डायरियाज होते हैं? फ्री डायरिया बहुत होता है। सिवियर डायरियाज फ्री होते हैं, और डायरिया। बहुत सिवियर डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्या होते हैं इसमें, कौन से टेस्ट करवाते हैं? स्टूल क्लोराइड ज्यादा होता स्ट्रू है। क्लोराइड, और कितने से ज्यादा हो तो हम डायग्नोज करते हैं मोर देन 90 20। मिलीमोल।
ठीक है, 90 मिलीमोल हो तो हम कंजेनाइटल क्लोराइड डायरिया, कंजेनाइटल क्लोराइड डायरिया जो होते हैं ना, कंजेनाइटल क्लोराइड डायरिया और सोडियम क्लोराइड डायरिया, ये सारे ना आपको पता होने चाहिए, ये आप में डिफरेंसेस में रखने पड़ेगा, ये क्लिनिकली हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो आगे बाद अगर स्टार्टिंग से कह रहे हैं ना, वीडिंग से भी पहले से प्रॉब्लम चल रहा था, तो आपने सोचना है या पूछना है, क्या पता वो ट्रीटमेंट ले रहा हो, और उसी ट्रीटमेंट में क्या चीजें आती हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड सोडियम कंटेनिंग क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। ठीक है, वो आपने साथ में इसको फॉर लॉन्ग टर्म लेना होता है, विद टाइम कहते हैं कि ठीक हो जाता है। ठीक है, और बहरहाल ये सब चीजें हैं। उसके बाद ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में क्या चीजें आती हैं, लूज मोशन होते हैं उसमें क्या होती हैं, और ए बीटा ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में, लिपोप्रोटीन स्टीटोरिया होता है ना मैम, उसमें स्टूल में फैट के। यस, और अरिथमाइटिस साथ में, पिगमेंटोसा अरिथमाइटिस पिगमेंटोसा हम्म, और ट्रीटमेंट एटेक्स। रिफ्लेक्सेस, विटामिन ई डेफिशिएंसी वाले पोजिशन साइन आते हैं ना, एटेक्सिया जी हो गया, मुझे वाइब्रेशन सेंस लॉस होती है, डीप रिफ्लेक्सेस भी आपके पास लॉस हो सकते हैं। ठीक है, पैरेंथ्स में कैंथोसिस आ सकता है, और फिर आपके पास लिपिड प्रोफाइल सारी हाइपोक्लोस्ट्रियोमिया, क्लोस्ट्रेनीमिया हो रहा होता है, ट्राइग्लिसराइड कम जा रहे होते हैं, काइलोमैक्रॉन्स कम हो रहे होते हैं। ट्रीटमेंट इसी का हम क्या देते हैं, एमसीटी ऑयल एमसीटी एमसीटीआई और ऑयल, विटामिन ई, ए, विटामिन डी, ए डी ई के, फिर न्यूट्रिशन हैबिलिटेशन डेफिशिएंसी। वगैरह आपने साथ में इसकी स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, तो बहरहाल आपका ज्यादा वाइवा, इस समय मैंने आपको बार बार बताया कि बेसिक्स पर ही चलता है, बेसिक्स पर ही वाइवा जो होते हैं लॉन्ग केसेस का, वो बहुत, अगर आपको पास करना हो तो वो आपको जो है ना ज्यादा नहीं घुमाना, अपनी हिस्ट्री अच्छी लेनी है, एग्जामिनेशन अच्छी करनी है, आपको उसमें अप्रोच एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इस बच्ची ने हमारे पास वार्ड्स में हिस्ट्री ली हुई है। ये कॉमन कॉमन कॉजेज को हमेशा याद रखें, लॉन्ग केसेस पे हमारे सीनियर्स भी हमें यही बताते रहे, और हमने अपने एग्जाम से भी यही देखा कि कॉमन चीजों पे एग्जामिनर की फोकस होता है, कि ऐसे कॉमन बातें कितनी है, एक टॉपिकल फ्लू का हमने रूल आउट किया या नहीं किया, डजेंट मैटर, अगर आपने कॉमन प्रोटीन एलर्जीज को रूल आउट नहीं किया, कॉइन डायरिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस को रूल आउट नहीं किया, तो एग्जामिनर आपको लाजमी पकड़ेगा। ठीक है, सीले का है, सीले क्राइसिस आपने नहीं पूछा, तो एग्जामिनर आपको लाजमी पकड़ेगा। फिर वही बात है कि आपके पास जब उन्हें पास करना होता है, दे डू आस्क सिंपल क्वेश्चंस, और वो इतने मोटे क्वेश्चंस पे तभी जाते हैं जब उन्होंने, उनको होता है कि ठीक कोई ना कोई बहाना चाहिए। भाई यार, वैसे ब्लॉग कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग इसको सेशन को एंड करेंगे। एनी क्वेश्चंस? आई हैव अ एनी? क्वेश्चन। डॉक्टर अनम। जी, एक्चुअली जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो ये बहुत सारे हम्म पॉइंट्स हैं जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, ये इतनी सारी जो नॉलेज है इसको जब हम हम्म प्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त हमें हम्म ये सब याद ना भी रहे तो डज दैट मैटर, या फिर हमें इट बिल्कुल मैटर्स। साथ साथ लिखना चाहिए? साथ साथ लिखना, एक एक पॉइंट जो रूल इन किया है वो भी और जो रूल आउट किया है वो भी, ये आई मीन प्रेजेंट कैसे करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें काइंडली। अच्छा, प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा पहला यही था कि आप लोग हिस्ट्री ले और फिर आप प्रेजेंट करें, हम उसके ऊपर बात करें। ठीक है, तो विद टाइम हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के ऊपर भी लेकर आएंगे, लेकिन उसमें ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई हिस्ट्री आप लोगों की होगी और प्रेजेंट करेंगे, तो फिर हम उसमें बात कर लेंगे क्या बेहतरी हो सकती है, क्या उसमें चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपने जो कहा है कि सब कुछ लिखना, मैं कभी एडवाइस नहीं करती कि आप एक ही चीज़ लिखें। आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है, हम लिख तो तब ले होते हैं ना, हम पूरे वार्ड की हिस्ट्रियां ले रहे होते हैं। अगर बस एक पेशेंट है, आप उस पेशेंट की एक अच्छे से बात सुन लेंगे ना, आई टू आई कांटेक्ट करके, आपको वो चीज़ याद रहती है। मैंने अपनी पर्सनली लॉन्ग केस में कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ मैंने उससे बात की थी, और जब मैं बता रही थी तो मुझे याद, लेकिन ये बात ये है कि मैंने 30 मिनट्स के अंदर अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, और आखिरी 5 से 7 8 में बैठ के मैंने सोचा था, और हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि मैक्सिमम 35 मिनट्स में अपना केस खत्म करें, और आखिरी 5 मिनट में बैठ के जो आपने हिस्ट्री लिखी है सारी, जो लोग लिखते भी हैं, वो आप कंपाइल करें कि आपने क्या बताना है, क्या नहीं बताना, कैसे केस को समराइज करना है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स और नेगेटिव फाइंडिंग्स है वो आपने सब जो है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नरेट करनी है। अच्छा, और ये बात आपने कही ना प्रेजेंटेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें अब ये है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी हिस्ट्रीज लेकर आए, ताकि आप लोग मुझे एक प्रेजेंट करें, और मैं उसमें आप लोगों को गाइड करूंगी आप किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आप लेकर आती हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में हिस्ट्री, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे किस तरह से हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रेजेंटेशन हर बंदे की डिफरेंट होती है। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट अनम? लेकिन बताना सब है, जी जो जी, कुछ आपने थैंक यू। पूछा है आपने हर चीज बतानी है, आप लिखें या ना लिखें, ये आपकी पर्सनल हैबिट है, ये हर बंदे की पर्सनल अप्रोच है, लेकिन बताना आपने सब है। ठीक है, और एनी ओके क्वेश्चन? डॉक्टर, थैंक यू। चलें ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं।
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आप सबका भी एग्जाम थोड़ा दूर है, तो हम वंस अ वीक वंस इन 2 वीक्स आए हुए थे, हमारे थोड़ी सी कमिटमेंट्स हैं, सेशन रख रहे हैं, लेकिन विद टाइम हम जब आपके एग्जाम करीब आता रहेगा तो हम कोशिश करेंगे मोर फ्रीक्वेंटली सेशंस रखें, ठीक है। थैंक यू सो और मच। मैम टॉक्स के लिए कैसे कब सेशन स्टार्ट मेरे करेंगी? टॉक्स है ना थ्योरी के फौरन बाद में, मैंने पहले कहा था कि मैं भी करती हूँ, लेकिन फायदा नहीं है ना, अब ये थ्योरी का आपको एग्जाम फेब में है ना, जी ठीक है, मैम, तो जिनकी हम थ्योरी साथ ही उसके। नहीं करेंगे। अच्छा, तो अभी से पढ़ के क्या कर लोगे? लॉन्ग देखो, आज हमें डिस्कस किया सीले की, आपका तैयारी हो गई ना टॉक्स की, आप साथ साथ अपनी जो है ना थ्योरी फिलहाल वो करें अभी से। हम मैं देखती हूँ, लेकिन बहुत वो हो जाएगा, मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा कि मैं अभी से अगर पढ़ा के 1 मंथ में आपको खत्म कर दूंगी, आपका एग्जाम अभी बहुत आगे फरवरी में है। ठीक है मैम। बिल्कुल मैम, सही है मैम, तो फिर बेहतर इंशाल्लाह यही है करेंगे ना कि हाँ, टॉक्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हम करेंगे, लेकिन मेरा ये कि बिल्कुल थ्योरी के साथ ही हम जो है टॉक्स को आपको साथ ही पढ़ा दें, ताकि जो है जो थ्योरी वाले हैं वो भी रिलैक्स होकर टॉक्स के अंदर आ सकें, ठीक है। वैसे भी आप साथ साथ फ्रेश फ्रेश आपने पढ़ा और थ्योरी आपने रिवाइज करते रहे, तो आप तो लास्ट में भी हमारे साथ थी, तो इंशाल्लाह जब अभी बाकी लॉन्ग शॉर्ट केसेस करते रहे, तो उससे एक रिवीजन होती रहेगी, डिस्कशन होती रहेगी, तो टॉपिक्स वही हैं, चीजें यही हैं, इन्हीं चीजों ने आपके पास उसमें आना है, टॉक्स में आना है, इन्हीं चीजों ने आपके पास जो है ना लॉन्ग शॉर्ट केसेस में आना है। तो आज भी अच्छे खासे टॉपिक्स हमने जी रिवाइज कर मैम। लिए, सारे डिफरेंशियल्स के फॉर्म में और इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। ठीक चलिए, है थैंक मैम। यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक